नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आप तमाम भाइयों और बहनों, आप लोगों का आने का शुक्रिया। आपको आवाज़ आ रही है? जी शुक्रिया शुक्रिया। हाँ अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का तशरीफ़ लाने का। दो इधर तकलीफ़ देने का आपको दो वजूहात थी। एक तो ये कि हम कुछ बातचीत करेंगे, थोड़ी सी बात मैं भी करूंगा, और लेकिन आप तमाम हजरात को, बहनों को मौका मिलेगा सवाल पूछने का या कमेंट्स देने का भी। और मेरे अलावा तमाम ख़वातीन हजरात से इख्तिसार की भी तमन्ना और उम्मीद है, लेकिन मुझसे तो ना करें इख्तिसार की उम्मीद। दूसरी जो गुजारिश है वो ये कि ज़ाहिर है मैंने ये एक कुछ अर्से पहले एक ट्वीट किया था कि जब नौकरी से निकाला गया हूँ तो कराची जाऊँगा तो मुख्तलिफ़ न्यारी की दुकानों पे जाऊँगा और न्यारी टेस्ट करूँगा। आज भी मेरी एक अल जज़ीरा का एक पाकिस्तानी लड़का है, कॉरेस्पॉन्डेंट है, उससे बहस हो रही थी। वो कह रहा था जावेद की न्यारी अच्छी होती है। नहीं वो कह रहे थे कि उसकी गफ़ार की न्यारी अच्छी होती है। तो मैंने एक मरतबा खालिद चावला को ये प्रूफ करा था एक्चुअली कि गफ़ार की न्यारी से उससे जायद की न्यारी अच्छी है। तो न्यारी में मुझे थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ है। अब सबसे अच्छी न्यारी मैंने सुना इदरीस की होती है, लेकिन मैंने कहा इस इलाके से पहले शुरू करें। तो ये इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अभी मुझे लाहौर से भी बड़े पैगाम आए। लाहौर में वारिस की और मोहम्मद की न्यारी दो अच्छी होती है। तो किसी ने कहा कि आप लाहौर आइए, मैं आपकी दावत करूंगा। तो इंशाल्लाह वो भी है। इस्लामाबाद के अंदर करेंगे, लेकिन वहाँ चाय खाने पे करेंगे F6 के अंदर, तो वो भी करेंगे। और आज किसी ने मुल्तान भी बुलाया था। तो ये सिलसिला अच्छा है। मेरा अपना खाने का शौक़ भी पूरा हो जाएगा और लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। नबी सावल साहब तशरीफ़ लाइए। तो अभी जो नबी सावल साहब जो है, इनका एक बर्गर का रेस्टोरेंट है, क्या नाम है? बर्गर शैक। तो मैंने चलो इनकी फ्री एडवर्टाइजमेंट कर दूँ। तो ये हमारे जो मालिक न्यारी वाले साहब हैं, बड़े अच्छे साहब हैं। इनको ज़रा सा तशवीश थी कि ये कुछ सियासी प्रोग्राम हो जाएगा तो कुछ तोड़ फोड़ ना हो जाए। हमने कहा नहीं, ऐसे लोग हमारे चाहने वाले ऐसे लोग नहीं हैं, हमसे बात करने वाले। दूसरी ऑब्वियसली कि हमने न्यारी खाएंगे तो थोड़ी देर में सर्व होना शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला फिर वो सिलसिला भी चलता रहेगा। आप में से कुछ लोग यहाँ दिल्ली वाले हैं, वो उनके वालिदैन भी दिल्ली से आए थे, न्यारी भी दिल्ली से आई है। और लेकिन उसको अब जाके ज़ाहिर है कि मेरे ख्याल से कराची में तो आज बेहतरीन न्यारी मिलती है, क्योंकि बड़े की गोश्त की अच्छी न्यारी बनती है। इंडिया में वो इतना आसानी से दस्तयाब नहीं है, बंदा मारा जाता है गोश्त खाने पे। एनीवे, आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी बात कर लूँ मैं। एकदम 5-7 मिनट की मैं गुफ्तगू करूँगा, और फिर उसके बाद जिसको जो भी सवाल पूछना है वो आप पूछें। जिस पे आपको कमेंट देना है तो दें। पाकिस्तान जिस नहज पे आज खड़ा हुआ है, इतनी परेशानी में पाकिस्तान कभी भी नहीं था। मैं ये बिल्कुल मेरी एडल्ट लाइफ में, मैं 1990 से पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ PhD करने के बाद। मैंने कभी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को इतना परेशान को नहीं देखा है। और उसकी परेशानी की वजह यह है कि हमारे पास अमूमन एक बूम बस साइकिल होती है कि मईशत अच्छी चलती है, फिर मईशत गिर जाती है, मईशत अच्छी चलती है, मईशत गिर जाती है। और मईशत अच्छी चलती है यानी कि 6% ग्रोथ हो जाती है, थोड़े से रोज़गार हो जाता है, दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। और फिर मईशत गिरती इसलिए है कि जब थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है तो हमारे पास डॉलर की कमी हो जाती है, क्योंकि जब हमारी मईशत अच्छी चल रही होती है, हम दरामदात इम्पोर्ट्स बहुत करने लगते हैं, इम्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, हमारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हमको फ़ौरन मईशत को स्लो करना पड़ता है, IMF को बुलाना पड़ता है, दीगर चीज़ें करनी पड़ती है। और जब मईशत को स्लो करते हैं तो उसके बाद फिर वही एक बस्ट की साइकिल आती है। तो इस पाकिस्तान को हम बूम बस्ट की साइकिल कहते रहते हैं, और ये एक पाकिस्तान में बड़ा मसला है। एक सेकंड में आप तुम देख लो, अगर और कुर्सियाँ लगवा सकते हो तो लगवा लो, ठीक है, अगर लोग बैठ जाएँ तो ये एक और वो खाना जल्दी से सर्व करा लो ताकि लोग खाते रहें। तो कुछ भाई अगर थोड़े से ज़्यादा आ गए तो कुछ लोग खड़े होके खा लेंगे मेरे ख्याल से, थोड़े से मैं माजरत के साथ तो है ना। तो गुजारिश ये थी कि पाकिस्तान में बूम बस्ट की साइकिल होती रहती है। ये एक पाकिस्तान में आम मसला था, और ये मसला जो है, ये अगर आप इस सदी में देख लें तो 2007-2008 में एक बूम बस्ट की साइकिल आई थी। 2008 में मुशर्रफ साहब के ज़माने में, जब मुशर्रफ साहब का आखिरी साल था, पेट्रोल दुनिया में महंगा हुआ, इन्होंने इधर महंगा नहीं किया, पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ गया था। और फिर उसके बाद जब पीपल्स पार्टी आई तो हमको IMF के पास फिर जाना पड़ा, और फिर हमको एक
बस्ट की साइकिल वापस बस्ट में गए और हम स्लो हो गए। उसके बाद 2013 में भी ये हुआ, 2018 में भी ये हुआ और 2021 में भी ये हुआ। ये अगर आप देखें जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई थी और हम 9/11 के बाद ये जंग में शामिल हुए थे, तो उस ज़माने में अगर आप देखें कि बहुत सारे मगरबी ममालिक के लीडरान पाकिस्तान आते थे और जो उन्होंने हमको डेट दी हुई थी, जो कर्ज दिया हुआ था, उसको इधर माफ़ करते थे या उसको डिले कर देते थे पेमेंट्स का। तो उस वक्त हमारी पेमेंट्स का हाल इतना बुरा नहीं था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते क्योंकि हर साल हम करंट अकाउंट डेफिसिट करते रहते हैं, और करंट अकाउंट डेफिसिट आप लोग सब ज़ीशऊर लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, उसको इग्नोर करते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, एक इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में हम 2 चीज़ें गिनते हैं, एक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी होती है, बरामदात जिसको कहते हैं, और फिर लेबर रेमिटेंस जो हमको आती है। तो पिछले साल का हिसाब है कि 80 बिलियन की चीज़ें आई थी और 60 बिलियन की चीज़ें गई थी, यानी कि 31 बिलियन का आपका एक्सपोर्ट हुआ था, टेक्सटाइल और दीगर चीज़ें, और 30 बिलियन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भेजा था। तो हमारे पास $60 बिलियन के 60 बिलियन के वसाइल थे, लेकिन हमें ज़रूरत थी 80 बिलियन की। तो 20 बिलियन का खसारा था हमें तकरीबन, राइट। ये हर साल होता रहता है हमें। तो ये हर साल ये 20 बिलियन का खसारा कहाँ से पूरा होता है? हम कर्ज लेके पूरा करते हैं। तो हर साल जो है वो हम तकरीबन जितना भी करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उतना कर्ज ले लेते हैं। किसी साल 20 बिलियन लेते हैं, किसी साल 10 बिलियन लेते हैं, किसी साल 8 बिलियन लेते हैं, लेकिन हर साल कर्ज ले रहे हैं। अब ये कर्ज लेते 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 अब यहाँ पे $100 बिलियन का गवर्नमेंट का डेट हो गया है। एक $100 बिलियन का डेट हो गया। इसके अलावा 20-30 बिलियन की और लाइबिलिटी है, लेकिन उस लाइबिलिटी को अभी छोड़ दें। वो लाइबिलिटी ये होती है कि किसी कंपनी ने, पाकिस्तानी कंपनी ने बाहर की कंपनी से कर्ज ले लिया, तो वो वापस करना है, तो वो भी स्टेट बैंक को उसको डॉलर देने पड़ते हैं। तो वो एक लाइबिलिटी है, लेकिन उस लाइबिलिटी को अभी छोड़ दें। लेकिन जो कर्ज है वो भी एक $100 बिलियन का है। अब $100 बिलियन आपको वापस करने हैं, और तो तकरीबन आप समझ लें कि 5 साल का साइकिल है कि एक जो लोन आता है वो 5 साल का है, तो आपको ये हर साल $20 अरब वापस करने हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगले सिर्फ 3-4 साल तक हमको 20-20 वापस करने हैं। वो बात दुरुस्त है कि अगले 3-4 साल तक तो 20-20 वापस करने हैं, लेकिन क्योंकि इस साल जो आप 20 बिलियन वापस करेंगे वो भी आपने कर्ज लेके किया होगा, तो ये वाले पैसे आपको फिर 5 साल बाद देने पड़ेंगे। ये कंपनी ऐसी है कि एक कंपनी के अंदर आप साल में नुकसान करते हो तो आपका, और वो नुकसान को पूरा करने के लिए आप बैंक से लोन लेते हो, तो हर साल आपका लोन बढ़ता रहेगा, लेकिन जब तक आप प्रॉफिट नहीं करेंगे आप तो डूबते ही रहेंगे। तो हमारा ये कि हर साल आप करंट अकाउंट डेफिसिट, हर साल आप करंट अकाउंट डेफिसिट कर रहे हैं। ये 75 सालों में 3 या 4 साल ऐसे थे जिसमें आपने करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं किया। तो जब आप हर साल डेफिसिट करते रहेंगे, हर साल डेफिसिट करते रहेंगे, तो कभी ना कभी बैंक आपको बोलेंगे यार अब हम मजीद कर्ज नहीं दे रहे। और जब बैंक मजीद कर्ज नहीं देंगे तो फिर आप, जिसको बैंक्रप्सी कहते हैं, उसी को कहते हैं ना कि बैंक कर्ज देना छोड़ दे। तो अब हम इस स्टेज पे आ गए कि जहां बैंक भी घबरा रहे हैं हमको कर्ज देने से, और जब बैंक आपको घबरा रहे हैं कर्ज देने से, और जब कोई कर्ज नहीं देता, तो फिर आखिरी आपका जो होता है, जब आपको कोई कर्ज नहीं देता, तो आपको जिसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो है वो IMF है, कि आप IMF के पास जाके बोलते हैं कि हमें कर्ज दो। तो फिर IMF आपके साथ बड़ी शराइतें रखता है, और शराइतें ये होती है कि यार अगर तुम वही करते रहो, पहले करते रहोगे, तो फिर तुम ये कर्ज वापस नहीं करोगे, लिहाजा तुम कुछ और करो, तुम अपनी कोई रविश मुख्तलिफ करो, रविश को बदलो, जो तुम कर रहे हो वो ना करो, वरना तुम कर्ज लेते रहोगे। तो IMF आपको फिर बोलता है कि कर्ज थोड़ा सा लेते रहो, लेकिन कुछ ना कुछ रविश को बदलो, जिसको हम कंडीशनैलिटीज बोलते हैं। तो हम बार बार फिर IMF के पास जाते हैं, क्योंकि हमें पास कोई और कर्ज नहीं देता, और फिर IMF के पास अब भी हम गए हुए हैं। तो अब इस बार ये हुआ, ये मुर्तज़ा सैयद हमारे स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। पहले 18 साल इन्होंने IMF में काम किया, उससे पहले ऑक्सफोर्ड से PhD करी। तो इन्होंने कुछ दिनों पहले एक मजमून लिखा था इन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में। एक सेकेंड इनकी जो कि बाकी अगर टेबल लगाए कुर्सी ना लगाए, ताकि बीच में खावा रखी दे, बाड़ू ऊपर खाएंगे ना, फिर बाद में इतना। तो ये जो इन्होंने मजमून लिखा है, इन्होंने कहा कि आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं वो, उसके अंदर तीन गलतियां हमने करी हैं, जिसको वो कह रहे थे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, कि हम खुद ही गलती करते हैं तभी हम यहाँ पहुँचते हैं। तो उसने कहा हमने 3 गलतियाँ करी थी,
और उन 3 गलतियों के बायस हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये 3 गलतियाँ कौन सी थी? एक गलती उन्होंने ये कही कि पहली गलती करी थी जब पिछला बजट आया था 21 का, जो शौकत तरीन साहब ने दिया था। उस वक्त ये हुआ था कि बजट से कुछ अर्से पहले कोविड के अंदर जो था वो हुकूमत को तमाम शर्तें IMF ने हटा दी थी और कहा था जितने पैसे आप और भी ले लें। तो 2.2 बिलियन डॉलर मिले और 1.4 बिलियन डॉलर मिले। और जो लोन्स हमको मिलते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं अमूमन, कि हुकूमत को जो लोन मिलते हैं वो हुकूमत को लोन मिलते हैं, लेकिन IMF के जो लोन मिलते हैं वो सिर्फ सेंट्रल बैंक को लोन मिलते हैं। यानी कि सेंट्रल बैंक के पास पैसे आते हैं, हुकूमत को वो पैसे नहीं दिए जाते। सेंट्रल बैंक अपने पास डॉलर रख लेती है, लेकिन जो दूसरे ममालिक से या वर्ल्ड बैंक वगैरह से आप लोन लेते हो तो वो IMF के पैसे आते हैं। जैसे वो वर्ल्ड बैंक लोन देगी तो सेंट्रल बैंक के पास पैसे आएंगे, स्टेट बैंक के पास, वो उसके रुपया जो है हुकूमत को देती है, तो हुकूमत का खर्चा भी बढ़ जाता है, हुकूमत का कर्ज भी बढ़ जाता है। लेकिन IMF के पैसे डिफरेंट होते हैं। मगर IMF ने उस वक्त हुकूमत को लोन दिए कि लो आप भी ये खर्च कर लो, 1.4 बिलियन डॉलर, ये आपके स्टेट बैंक में सिर्फ नहीं रहेंगे। तो IMF ने आपको लोन दिए, कोविड में आसानियाँ हो गई। लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ तो हफीज़ शेख ने 4 रिव्यू एक साथ किए और वापस से प्रोग्राम बहाल किया। जैसे ही प्रोग्राम बहाल हुआ उन्होंने पैसे दिए, इन्होंने हफीज़ शेख को निकाल दिया। हफीज़ शेख को निकाल दिया और फिर वो लेकर आ गए हमारे भाई शौकत तरीन साहब को। शौकत तरीन ने कहा कि मैं खुद कर लूँगा, IMF की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बजट दिया, 3 महीने बाद जो है वो थोड़ा सा मुश्किल आ गई, तो फिर IMF के पास गए नवंबर में और IMF से इन्होंने एक नया एग्रीमेंट किया। IMF से नया एग्रीमेंट किया और आपको याद है कि एक मिनी बजट भी आया था, उसमें उन्होंने कई टैक्सेस लगा दिए थे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के ऊपर भी टैक्स लगा दिए थे और ऐसे ऐसे गैर मुनासिब टैक्स लगा दिए थे। इससे पहले इन्होंने वादा किया था मिसाल के तौर पे कि वो जो 15% है, जो मोबाइल फ़ोन के 15% पैसे कटते हैं, जो आप कार्ड ख़रीदते हैं 100 रुपये का तो 85 रुपये का मिलता है आपको, तो उन्होंने कहा था मैं उसको 2% कर दूंगा। वो 12 था उस वक्त, फिर उन्होंने 12 से 15 कर दिया, तो उल्टा हो गया। तो वो बहुत सारी चीज़ें शौकत तरीन को करनी पड़ी नवंबर में। अब नवंबर में जब IMF से एग्रीमेंट हुआ, फिर IMF से एग्रीमेंट होने के बाद उनके बोर्ड पे जाता है, बोर्ड पे अप्रूवल हुआ और पैसे आए। फरवरी में पैसे आए। फरवरी में जैसे ही पैसे आए उसके कुछ दिनों बाद, खास 15 फरवरी थी, खान साहब ने डिसाइड किया नहीं हम पेट्रोल सस्ता बेचेंगे। तो उन्होंने कहा पेट्रोल 150 रुपये का और डीजल 145 रुपये का, अब जो भी कॉस्ट हो हम ये जून तक बेचेंगे। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की कॉस्ट जो थी वो 100, डीजल की जो थी वो 200 कुछ रुपए थी। अप्रैल में जब मैं वजीर ख़जाना बना तो 72 रुपये फ़ी लीटर नुकसान कर रहे थे डीजल पे और 34 या 40 रुपये नुकसान कर रहे थे पेट्रोल पे फ़ी लीटर। तो महीने का आप समझ लीजिए कि 120 अरब रुपए का नुकसान था, जो वफाकी हुकूमत, सिविलियन हुकूमत चलाने के 3 गुना ज़्यादा खर्चा है। तो इतना नुकसान कर रही थी हुकूमत। तो ज़ाहिर है हुकूमत नहीं करती थी। आप महीने का 600 मिलियन डॉलर का नुकसान कर रहे हैं, इम्पोर्टेड चीज़ के ऊपर नुकसान कर रहे हैं, तो आप इम्पोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं। और फिर IMF को बोलते हैं कि 1 बिलियन की किस्त दो, तो IMF बोलता है यार मुझे 600 मिलियन का नुकसान कर रहे हो, वही करना मत कर दो। 3.5 बिलियन का तुम इम्पोर्ट कर रहे हो, तेल थोड़ा इम्पोर्ट तेल कम कर दो। अगर महंगा कर दोगे पेट्रोल तो थोड़ा तेल इम्पोर्ट कम हो जाएगा। तो ये बेवकूफ़ियाँ करती थी। तो ये हमने पहली मुर्तज़ा के साथ में गलती की, जब बजट आपने दे दिया गलत। दूसरी गलती आपने की जब आपने नवंबर में जब आपने एग्रीमेंट किया और फरवरी में पैसे आए तो फिर आपने एग्रीमेंट तोड़ दिया फरवरी के अंदर ही। उसके बाद जब हमारी हुकूमत आई तो बड़ी मुश्किल हुई मुझको ये वापस IMF को लाने में। कुछ IMF को समझाना मुश्किल था, कुछ हुकूमत को समझाना मुश्किल था कि पेट्रोल महंगा करा जाए, दीगर चीज़ें महंगी की तरह जाए। डार साहब आपको पता है वो टीवी पे बार बार जाते थे, बोलते थे IMF की आंखों में आंखें देखो देखो। मैं उनको कह रहा था कोई इश्क थोड़ी लड़ाना है मुझे यार, IMF की आंखों में आंखें रख के क्या देखिए। तो देखो ये तो मेरे मामू का बेटा है, तो इसकी तालियां तो काउंट नहीं होती हैं। तो मैं जो बोलूंगा बेचारा तालियां बजाएगा। ठीक है। सो द थिंग इज दैट वो ये जब हमने IMF से बड़ी मुश्किल से जाके हमने अगस्त में हमने इनसे जुलाई में इनसे डील कर ली, IMF को वापस ले आए, रिव्यू हो गया, हर चीज़ हो गई। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े खुश थे। मुझे जब रात के 1:30 बजे हुआ तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके रात के 1:30 बजे मुबारकबाद दी, दीगर लोगों ने मुबारकबाद दी, बहुत अच्छा हो गया। IMF ने हमको पैसे दिए सितंबर में, फिर आपने सितंबर में वज़ीर ख़जाना को फायर कर दिया।
अब IMF के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि यार ये पाकिस्तानी क्या करते हैं, एक वजीर को भेजते हैं जो हमसे वजीर डील करता है, जो इकनॉमिक्स जानता है, PhD करा हुआ है, हमने हाफिज शेख को भी पैसे दिए, फिर हमने शौकत से डील करी, उसको पैसे दिए, उसने फिर डील तोड़ी, फिर हमने मिफ्ता से डील करी, इसने पैसे दिया, फिर कर दिया। तो अब आप सोचें कि जो IMF वाला आता है वो क्या सोच रहा होगा पाकिस्तान के बारे में, कि उनको तो यकीन होगा ना कि डील करेंगे, पैसे देंगे, उसके बाद ये इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, तो क्रेडिबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाती है। और जब क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो आज मुझे किसी ट्विटर पे मैंने कहा था मुझसे सवाल पूछो, तो किसी बच्ची ने सवाल पूछा था कि एक ज़माने में गोल्ड पे पैसे करेंसी होते तो पाकिस्तान गोल्ड पे करता है, तो मैंने कहा नहीं, गोल्ड बैक करेंसी नहीं है पाकिस्तान की। अब दुनिया में कोई मुल्क जो है वो गोल्ड बेस्ड करेंसी नहीं करता, वो क्रेडिबिलिटी बेस्ड होती है। पाकिस्तानी रुपये के पीछे हुकूमत पाकिस्तान खड़ी है, अमेरिकी डॉलर के पीछे अमेरिकी हुकूमत खड़ी है, तो हमारी क्रेडिबिलिटी खड़ी है। तो IMF से जब हम बात करते हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी होती है, कोई भी वज़ीर ख़जाना हो, लेकिन अब वो पाकिस्तान से वज़ीर ख़जाना जाएगा तो उनको लगेगा यार पैसे तो इसको दे देंगे, उसके बाद वो कितने दिन रहता है। सो ये भी हमको सोचना चाहिए कि बार बार वादे करके जब हम वादे तोड़ते हैं तो उसका क्या असर होता है पाकिस्तान की इज़्ज़त के ऊपर, और पाकिस्तान के वक़ार के ऊपर, और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। तो ये 3 गलतियां थी जिसको मैं कहता हूं कि वो शेर है ना कि ज़िंदगी में 2 ही लम्हे हम पे गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। तो वो जो मुर्तज़ा सैयद के ख्याल से 3 गलतियां थी, और ये तो मेरा रिश्तेदार भी नहीं है जैसे, मुर्तज़ा सैयद के ख्याल से 3 गलतियां थी, 2 मेरे आने से पहले, एक मेरे जाने के बाद। सो अब हम इस जगह पे पहुंच गए जहां हमको 100 अरब डॉलर दुनिया वापस करने हैं, 20 बिलियन डॉलर्स दुनिया के वापस करने हैं, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो आपका तिजारती खसारा होता है वो भी पैसे चाहिए, और कोई कर्ज देने वाला नहीं है। तो अगर आप IMF से अभी डील कर लेते हैं, चलो आपने डील कर ली और इंशाल्लाह ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कम हो जाएगा, मगर फिर क्या होगा, अगले साल फिर यही खड़े होंगे। तो कभी ना कभी आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा अपना, या इंपोर्ट कम करना होगा। अब इंपोर्ट हमारा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा सचमुच बहुत कम है, तो हमको एक्सपोर्ट करना होगा। हमारा एक्सपोर्ट 16-17% ऑफ GDP होता था, आज 8.5%, 9% ऑफ GDP है। या अगर आप इसको इस तरह देख लें कि 2 आपको एग्जाम्पल देके फिर मैं ख़त्म करूँगा अपनी गुफ्तगू, कि 1992 के अंदर 1992 में पाकिस्तान का और वियतनाम का एक्सपोर्ट बराबर था। आज वियतनाम का एक्सपोर्ट $300 बिलियन है, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट $30 बिलियन, $31 बिलियन। इस साल शायद 25 पे पहुंचेंगे, वियतनाम 300 के ऊपर पहुंचेगा। सिर्फ सैमसंग का एक कंपनी का वियतनाम से एक्सपोर्ट जो है स्मार्टफोन्स का, वो $68 बिलियन का है। हमारे पास वो सैमसंग आके क्यों नहीं बना सकती फ़ोन? आपको भी पता है जो आप लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं कि सैमसंग इधर आएगी तो हम उसका क्या हाल करेंगे, हैं? सो एक तो ये बात थी। दूसरी बात मैं बताऊं कि हिंदुस्तान हमारा, मैं एक कंपैरिजन कर देता हूं कि जब हिंदुस्तान का 1.4%, दुनिया का एक्सपोर्ट का 1.4% हिस्सा हिंदुस्तान का था, तो 0.18% हिस्सा हमारा था। आज हमारा हिस्सा वो 0.18 से कम होकर 0.12 हो गया है, यानी कि 1/3 कम हो गया है। हिंदुस्तान का हिस्सा 1.4 से बढ़ के 2% हो गया है। तो वो दुनिया के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर ले रहे हैं और अपना शेयर बढ़ा रहे हैं, हम अपना शेयर कम कर रहे हैं। तो अब हम पीछे रह रहे हैं, और इसकी वजह ये है कि हमारी हुक्मरानी, और ये मैं सच बता रहा हूँ आपको कि ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट गवर्नेंस ऑन द प्लैनेट, कि इससे बुरी हुक्मरानी नहीं हो सकती। मतलब अगर आपसे बांग्लादेश भी आगे निकल गया, आपसे हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, आपसे हर मुल्क आगे निकल गया। 2 एग्जाम्पल और भी दे देता हूँ आपको। एक दुनिया के अंदर सबसे बुरा मुल्क है कमसिन बच्चों की मौत के लिए, लेसोटो, अफ्रीका का एक मुल्क है। 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं तो 44 बच्चे ज़िंदगी के पहले 4 हफ्तों में मर जाते हैं। 1000 में से 44 लेसोटो में मर जाते हैं। ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कितना बड़ा नंबर है कि फिनलैंड के अंदर सिर्फ 1 बच्चा मरता है पहले 4 हफ्तों में। ईरान में 4 बच्चे मरते हैं। लेसोटो में 44 बच्चे मरते हैं पहले 4 हफ्ते जिंदगी के। दुनिया के लेसोटो के बाद जो दूसरा खराब मुल्क है वो 2 मुल्क हैं एक साथ। एक साउथ सूडान है जिसमें 40 बच्चे मरते हैं, और एक पाकिस्तान है, यहाँ पे भी 40 बच्चे मर जाते हैं पहले 4 हफ्ते में। और पहले 4 हफ्ते में जो बच्चा मर रहा है वो ना बलोच है, ना पंजाबी है, ना पठान है, ना माजिर है, ना सिंधी है, ना शिया है, ना सुन्नी है, ना मुसलमान है, कुछ भी नहीं है। बेचारा कम सिन बच्चा है जिसको हमने मार दिया। और इससे इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से मर रहा है, ये डेवलपमेंट पॉलिसी की वजह से मर रहा है। हम हेल्थ इंडेक्स में अफ्रीका के मुल्कों से ज़्यादा बुरे हैं।
ये हमारी गवर्नेंस की वजह से मर रहा है। मैंने देखा है कि हुकूमत में बड़े अच्छे लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स अच्छे लोग होते हैं। ये सब जो लोग समझते हैं कि हर आदमी चोर होता है, नहीं होता है। सियासतदान भी ज़्यादातर लोग चोर नहीं होते। और जब बैठते हैं टेबल पे तो इंडिविजुअली स्मार्ट पीपल होते हैं, लेकिन जब फैसला करते हैं और जब फैसला इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो फैसला जो है वो कहते हैं ना कि द टोटल इज लेस देन द सम ऑफ द पार्ट्स। कि जो इंडिविजुअल लोगों की आप इंटेलिजेंस देखें तो फैसला जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता उसकी इंटेलिजेंस। हमारी गवर्नेंस का सिस्टम भी इतना बुरा है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते पाकिस्तान में। और एक वजह यह है कि टॉप डाउन गवर्नमेंट है। पहले वफाकी हुकूमत गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी और अब सूबाई के 4 सूबे की हुकूमत सारी चीज़ें कंट्रोल करती हैं। सिंध हुकूमत जो है वो सारे फैसले सिंध के करती है, अच्छे बुरे जो भी करती है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन सारे फैसले वो करते हैं। अब क्या सचमुच यहाँ पे बैठे बैठे उनको पता है कि दादू में ये स्कूल बननी चाहिए या रोड बनना चाहिए या ब्रिज बनना चाहिए? या लाहौर में बैठे हुए आपको पता है कि रहीम यार खान में क्या होना चाहिए? हम सूबों की बात नहीं करते, चलो कि सूबों की बातों पे लोगों लगते हैं कि यार आप लिसानियत की बातें करते हैं या दीगर बातें करते हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारे फिशर्स हैं, उसको नहीं खोलना चाहिए। लेकिन कोई वजह नहीं है कि हम नीचे तक जो है वो पावर डिवॉल्व ना कर दें। और अगर हम नीचे तक पावर डिवॉल्व करके प्रॉपर्टी टैक्स उनको दे दें कि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं, तो मलीर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इलेक्टेड लोग होंगे वो चाहेंगे कि मलीर में ज़्यादा अच्छा काम हो, साउथ वाले चाहेंगे कि साउथ में काम हो, सेंट्रल में चाहेंगे कि सेंट्रल में काम हो, तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को बेहतर करेंगे। इससे कंपटीशन हो जाएगा आपस में, और कंपटीशन इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स कंपनीज इंप्रूव। कंपटीशन इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स गवर्नमेंट इंप्रूव। हुकूमतें जब तक मुनाफली होंगी, कराची में या लाहौर में या पेशावर में या कोयटा में या इस्लामाबाद में मुनाफली होगी, वो हुकूमत को क्या कर सकते हैं? हुकूमत चेंज हो जाती है, लेकिन है तो हुकूमत मुनाफली। जब आप हुकूमत को कंपटीशन में डाल देंगे तो हुकूमत इंप्रूव होगी। इतनी बुरी हुकूमत पाकिस्तान की है, अगर इतनी बुरी चलती रही तो हम दुनिया में सिर्फ अफगानिस्तान से अभी आगे हैं। मुझे डर लगता है कि अफगानिस्तान से पीछे ना रह जाएं। और मैं आपको ये ताज्जुब हो रहा होगा या यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप सोचें कि अगर 10 साल पहले कोई आपसे ये पूछता कि आप बांग्लादेश से पीछे रह जाएंगे, या 20 साल पहले, तो आपको उस पर भी ताज्जुब होता। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान का, तो एवरेज बंगाली की इनकम हाफ भी नहीं थी पाकिस्तान से, और कोई वसाइल नहीं है। सिंध जितनी जगह है, आधा से ज़्यादा पानी के नीचे होता है। ना उधर गैस है, ना उधर कॉपर है, ना उधर ऑयल है, ना उधर कुछ भी नहीं है, ना उधर कोई वो है आपकी एग्रीकल्चर वो है सब्सटेंशियल, और हम पीछे रह गए। और हमारी तरह वो भी इस्लामी माशरा है, लेकिन उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली। यहाँ पे हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, लोग पता नहीं क्या बातें कर जाते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल की बात नहीं करें आप। भाई क्यों नहीं करें? जॉर्डन ने कर ली, मोरक्को ने कर ली, ये सब इस्लामी माशरे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? 55 लाख बच्चे पैदा होते हैं पाकिस्तान में साल में। दैट इज़ फैसलाबाद एंड रावलपिंडी कंबाइंड। 55 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपके पास अनाज अभी जितने लोग हैं उसका पूरा नहीं आप ग्रो कर पा रहे हैं, तो उन लोगों को किधर से खिलाएंगे? फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो रियली वी हैव टू रीथिंक पाकिस्तान एंड री इमेजिन पाकिस्तान। मैं बहुत लंबी बात कर गया हूँ, लेकिन 2 मिनट आपसे और ले लूँगा कि ये जो हम री इमेजिन पाकिस्तान कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हर आदमी को बशमुल आप तमाम लोगों को यकीन है कि हम एक सियासी पार्टी बना रहे हैं और आर्मी की बैकिंग है। अब मैं जो भी कुछ बोल दूँ आप लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि मैं और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर बहुत अरसे से बात कर रहे थे। एक दिन शाहिद अब्बासी साहब और मैं जा रहे थे इस्लामाबाद के अंदर गाड़ी में, तो मैंने शाहिद भाई को बोला, शाहिद भाई बहुत गाड़ी तेज़ चलाते हैं, तो मैं उनको ऐसे भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी उनसे बातें कर रहा होता हूँ। तो मैं कहा शाहिद भाई कि ये हमारी उस दिन एक बड़ी अजीब सी मीटिंग हुई थी। मीटिंग से उठ के हम दोनों जा रहे थे हुकूमत के अंदर, कि शाहिद भाई क्या ये लेगेसी हम छोड़ के जाएंगे पाकिस्तान में? दिस पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी ब्लेसफुली नाइस टू मी एंड शाहिद अब्बासी एंड सो मेनी अदर पीपल। हम ऐवान इक़्तिदार के अंदर हैं, हुकूमत में नहीं भी होते तो मतलब आते जाते रहते हैं, तो क्या ये लेगेसी छोड़ के जाएंगे पाकिस्तान के अंदर? सीरियसली, कि जहाँ पर पावर सेक्टर को हाथ लगाओ वो उसमें बुरा, गैस सेक्टर को हाथ लगाओ वो बुरा, एजुकेशन के अंदर 2000 अरब रुपया खर्च करते हैं, वी हैव नथिंग टू शो फॉर एजुकेशन। आधे बच्चे पाकिस्तान के स्कूल में नहीं हैं, आधे बच्चे जो स्कूल में वो मैथ में भी फेल होते हैं, साइंस में भी फेल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। ये लेगेसी छोड़ के जाएंगे? तो हम ये समझते हैं कि सब स्टेक होल्डर्स को बशमूल आर्मी, बशमूल सियासतदान, बशमूल
उलमा कराम बशमूल बिजनेसमैन बशमूल पॉलिटिशियंस बशमूल ब्यूरोक्रेसी बशमूल जुडिशरी ख़ास तौर पर, इन सबको एक कमरे में बिठाएं, एक टेबल पे बिठाएं, वो बोलें यार ये पाकिस्तान इज़ नॉट वर्किंग फॉर पाकिस्तानीज़। मेरी तो इतनी सी लाइन है, वाई यू रीइमेजिनिंग पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट वर्क फॉर पाकिस्तानीज़। पाकिस्तानियों के लिए ये पाकिस्तान कारआमद नहीं है। जब 98% बच्चा आपका इंटर या उसकी स्क्रीन पे होता है और 2% बच्चा जो है, सिर्फ 2% बच्चा ओ लेवल्स करता है, तो आप और उन ज़्यादातर असामियाँ उनको चले जाती हैं। अगर आगा खान के अंदर 80% बच्चे जो हैं वो ओ लेवल से आए हुए हैं, जो पाकिस्तान में सिर्फ 2% बच्चे हैं। लम्स में अगर 80% बच्चे ओ लेवल से आए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 2% बच्चे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की आधी जस्टिस सिर्फ HSN कॉलेज लाहौर से आई हुई हो, एक स्कूल से, सिर्फ एक स्कूल से HSN कॉलेज लाहौर से अगर आई हुई हो, तो आप किधर लेके जा रहे हैं इस मुल्क को? ये चीज़ें हमको सोचनी पड़ेगी। मतलब मैं आपको इस बात पे ख़त्म करूँगा अपनी गुजारिशात कि किसी साहब ने कुछ दिनों पहले अपने वो उनकी बेगम साहिबा पहली या तलाक़ हो गई थी या इंतकाल हो गया था, और ये सच्ची किस्सा है। तो उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया कि ज़रूरत रिश्ते का, कि उनको शादी करनी थी, तो उन्होंने अपनी तारीफ़ों में अपनी जो काबिलियत थी उसमें एक काबिलियत को भी एक फैक्टर शामिल करें जिस पे अभी तक बात नहीं हुई है, तो मैं सोचता हूँ इस पर बात होनी चाहिए। तो इसको आप कौन से नंबर पे रखेंगे? और आप बहुत करीब हैं गवर्नमेंट के, तो उसके लिए गवर्नमेंट की लेवल यानी इस लेवल पे क्या इक़दाम किए जा रहे हैं या किए जाने चाहिए? जी बहुत शुक्रिया एहसान भाई आपका ये सवाल का। और करप्शन जो है वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक इंडेमिक है, हर जगह पे होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक होती है। लेकिन जो टॉप लेवल्स पे इतनी करप्शन नहीं होती जितनी लोग समझते हैं। होती ज़रूर है लेकिन इतनी नहीं होती है। लेकिन आम आदमी का जो इंटरफेस होता है वो थाने से होता है, तो थाने पे FIR आप कराची में रजिस्टर नहीं करवा सकते गालिबन बग़ैर कुछ मराहत देने के। कराची में आप प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मैं बाकी कसरा नफसी से काम ले रहा हूँ, लेकिन आपको पता है आप परमिशन लेके अगर आ जाओ, अगर आप 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे बग़ैर पैसे के, तो फिर आप सीरियसली उसके बाद तो आप दुआएं लोगों को पढ़ सकते हैं, मतलब इतना आप काम है। तो करप्शन पाकिस्तान में इस किस्म की बहुत है। लेकिन हम एक लेवल पे हैं, और पिछले 2-3 सालों में आपको पता है, पिछले 3 सालों में इमरान खान साहब की हुकूमत में करप्शन का लेवल बढ़ गया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर एक बच्चे को पढ़ाने का ख़र्चा 5,000 रुपये आता है। 5,000 रुपये, ठीक है। KP में 38,000 रुपये, सिंध में 40,000 रुपये और पंजाब में 31,000 रुपये। KP और सिंध के अंदर सचमुच मैं ये समझता हूँ कि KP और पंजाब में मेरिट पे इन्होंने टीचर्स को हायर किया है, मेरिट पे हायर किया है, KP में भी और पंजाब में भी। सिंध में और बलूचिस्तान में ऐसी कोई मजाक नहीं है मेरिट की। आधा, मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ कि अगर आप साइंस का टेस्ट दें तो आधे टीचर साइंस के मैट्रिक का टेस्ट फेल करेंगे, कम से कम आधे टीचर फेल करेंगे, शायद 80 से ज़्यादा फेल कर रहे हैं मैट्रिक का टेस्ट। अब ये सोचें कि जो इदारे बने हुए हैं ना, वो इदारे बने हुए किस लिए हैं? वो इदारे इसलिए बने हुए हैं कि वो बच्चों को पढ़ाएं या टीचरों को नौकरी दें। तो अगर आपने टीचरों को नौकरी दें तो सारे के सारे पैसे ज़ाया हो गए। अब वो करप्शन है कि नहीं है मुझे नहीं पता, कि अगर आप एक टीचर को, गलत टीचर को हायर करके तनख्वाह दे रहे हैं इसको महीने की, जो बच्चों को नहीं पढ़ा सक रही है पढ़ा सक रहा है, तो वो फ़ायदा क्या हो रहा है उसका? वो करप्शन है या नहीं है, लेकिन वो बहुत बुरी चीज़ है। तो करप्शन पाकिस्तान में ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से हमने करप्शन की, IMF वालों ने एक रिक्वायरमेंट डाली थी कि इसको स्टडी करो। मैंने कहा फ़ौरन मैं रेडी करता हूँ एग्री करने के लिए। मैंने कहा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बुला लो। देखो मुझे इन्होंने 5 महीने जेल में रखा है, 50 दिन मुझे रखा है इन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नैब में, और 3 महीने रखा अदियाला जेल के अंदर। और जो लोग मुझे जानते हैं, माइक थोड़ा करीब कर हैं, नहीं जो लोग देखो मैं उस पर मैं बात करूंगा। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, और ये PTI वाले दोस्तों को पता है कि एक पैसे की कभी करप्शन नहीं करी है, लेकिन वो बंद कर दिया। अच्छा, उस करप्शन के जो नैब के लॉस थे उसके बहाने से बहुत लोगों ने काम करना छोड़ दिया कि नहीं हमको पकड़े जाएंगे, हम तो पकड़े जाएंगे। हम PIA मिसाल के तौर पर 95 अरब रुपये PIA, 90 अरब रुपये इस साल PIA नुकसान करेगी। 5 एयरलाइन है पाकिस्तान में, एक PIA और 4 प्राइवेट एयरलाइन। अगर आप कराची से लाहौर जाओ तकरीबन सबका बराबर फेयर होता है, एक किस्म की सर्विस होती है। एक एयरलाइन 90 अरब रुपए नुकसान करेगी। हम इसको इसलिए नहीं बेच रहे कि अगर मैं बेचने जाऊंगा तो बोलेंगे देखो इसने पैसे चोरी कर लिए। बेच रहे हैं हम सऊदी अरब को, सऊदी अरब वालों को ये 500 मिलियन चोरी करने हैं। जिस आदमी के पास $200 अरब के
ज़खायर, ये $500 अरब के ज़खायर पड़े हैं जो हर साल पाकिस्तान को $1 बिलियन देता है, वो $500 मिलियन चोरी करेगा। तो कभी कभी हमने एक्यूजेशन भी गलती कर दी है, बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन जेन्युइन करप्शन है पाकिस्तान, विदाउट अ डाउट। देयर इज़ नो डाउट इन माई पाकिस्तान, इन माई माइंड। आप सिंध में सब रहने वाले हैं, आप सबको पता है कि करप्शन किधर हो रही है। अगर आप लोग पंजाब में रहते थे, अगर जो जानता है पंजाब को, तो आपने उस्मान बुज़दार का नाम सुना होगा, सुना है ना? ठीक। तो करप्शन बहुत जगहों पे है, लेकिन गलत फैसले जो अब ये करप्शन की वजह से गलत फैसले होते हैं कि हमने टीचर्स को हायर कर लिए जो कि क्वालिफाइड नहीं थे, पैसे दे के आ गए, आप उनको बच्चों को पढ़ाने दे रहे हैं, तो उससे बड़ा नुकसान होता है। लेकिन वील हैव टू सी। जी मिफ्ता, मैं नामिया बात कर रही हूँ और मेरा औलिया कराम का सिलसिला है। मेरे मुर्शिद होते हैं हज़रत ख्वाजा शम्सुल आज़मी। हमारा कंट्रोल करने का पूरी दुनिया में तकवीन का शोबा हम लोग कंट्रोल करते हैं कि किस मुल्क को कितने डिस्ट्रीब्यूशन पे मिलना चाहिए। इसके अलावा मैं यूथ पार्लियामेंट की मेंबर हूँ, हमारे पार्लियामेंट की डेलीगेशंस होती हैं, तो वहाँ भी मैं विजिट करती हूँ। मेरा सवाल सिर्फ एक है आपसे कि अब नेक्स्ट टाइम आपको जब मौका मिलेगा वज़ीर ख़जाना बनने का, तो क्या बनना पसंद करेंगे? मेरा दिल है कि मैं पंजाब का गवर्नर बनूं। कभी गवर्नर हाउस देखा है आपने पंजाब का? बेहतरीन गार्डन्स हैं और मतलब वो बड़ी अच्छी जगह पे। मेरा दोस्त है बलीगुर रहमान, बहुत अच्छा आदमी है जो अभी गवर्नर है, लेकिन अगर मुझे कोई ओहदा चाहिए हो सीरियसली, तो मतलब पंजाब का गवर्नर बनना बड़ा अच्छा, कोई काम भी नहीं होता और आदमी आराम से बैठ भी सकता है। जी, इसके बाद उनसे मुस्तफी, मेरा सवाल है कि हमें नजर आता है कि अभी अमेरिका ने यूक्रेन को $30 बिलियन दिए, अराउंड तकरीबन। जबकि हमने अभी $1 अरब के लिए अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी था कि मैं अमेरिका को कहूंगा कि वो IMF को इन्फ्लुएंस करे और उन्हें राजी करे $1 अरब देने का। हमें नजर आता है कि आज दुनिया में जिसका निजाम है उसी की करेंसी का दौर है, यानी जैसा अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर है तो अमेरिका की करेंसी है। अब अमेरिका के निजाम में हमें नजर आता है कि बांग्लादेश जो एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कर रहा है, बट उसके बावजूद 3-4 महीने पहले IMF के प्रोग्राम में चला गया। इंडिया जिसके रिजर्व $600-700 बिलियन है, बट स्टिल इंडिया में 20 करोड़ लोग बेघर हैं। कहीं आपको इस निजाम का फॉल्ट नजर नहीं आता कि आज इस निजाम में अमेरिका खुद $3 ट्रिलियन छापे हैं कोरोना में और वो खुद भी आज परेशान है। तो कहीं आपको इस निजाम में फॉल्ट नजर आता है कि रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअर, और मुतबादिल के तौर पे इस्लाम के पास एक मुकम्मल खिलाफत का निजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह एज ए मुसलमान हम सब आशिक रसूल है। ये कैसे हो सकता है कि उम्मत नमाज, रोजा, हज, ज़कात का तरीका तो अल्लाह और उसके रसूल से उठाती है, लेकिन माशी निजाम जो है वो एडम स्मिथ से उठा लेती है? तो वो नबी जिसने नमाज का तरीका बताया, उसने 10 साल मदीने की रियासत चलाई। उस मदीने की रियासत में एक माशी निज़ाम भी था, अदालती निज़ाम भी था, लेकिन वहाँ पर हम कहते हैं कि वजाहत से माशी निज़ाम इस्लाम में नहीं है। तो फिर वजाहत से तो नमाज का भी तरीका नहीं है, रोज़े का भी तरीका नहीं है, वुज़ू का भी तरीका नहीं है, लेकिन हम अपने नबी के अमल को हुर्फ़े आखिर समझते हैं। तो माशी निज़ाम में क्यों हम नबी के अमल को हुर्फ़े आखिर नहीं समझते, और क्यों हमें ये लगता है कि हम इस मसले को इस्लाम के निज़ाम के ज़रिए या खिलाफत के निज़ाम के ज़रिए हम नहीं कर सकते? क्यों जमहूरियत, और क्यों हमें लगता है डेमोक्रेसी इज द ओनली सॉल्यूशन, जबकि हमें नजर आता है डेमोक्रेसी में इंसान कानून साज है, जबकि इस्लाम में अल्लाह और उसके रसूल कानून साज है? ये मेरा सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशन कुलमा ने बैठ का बनाया था, तो डाल देते। ये मौलवी साहब कह रहे हैं मुझे कि आइन भी जो है वो उलमाए किराम ने बनाया था, जिसमें मौलाना मुफ्ती महमूद और मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की दस्तखत भी हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बहुत सारे सवाल नहीं, सवाल तो एकदम देखें एक सवाल होता है, एक अकीदा होता है, ठीक है। चक्कर ये कि जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब मैं शुरू में सारी बातें आपसे एग्री कर रहा था, लेकिन जब आपने कहा ना कि जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, तो जमहूरियत के बाद जो दूसरा नेमुल वतन हमारा है वो माशाल्लाह है भाई, कोई मतलब ये कोई इस्लामी खिलाफत नहीं आ रही है, ठीक है। मतलब ये अगर मतलब कोई खलीफा ढूंढ दो पहले, उसके बाद देख लेते हैं। जी सर, सवाल सर ये है कि सर अपना नाम बताइए, खड़े होकर बात करिए। अब माइक करीब कर लीजिए। शरफुद्दीन मेरा नाम है। सवाल मेरा सर ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में साइंस की मिनिस्ट्री हो या दिगर कोई सी मिनिस्ट्री हो, उसकी कारकर्दगी इतनी गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस नहीं रखती है जितनी फाइनेंस मिनिस्टर की, राइट? क्या वजह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले मौजूदा पाकिस्तान के हुक्मरान तबका, उनको ऐसा क्या जादू नजर आया
डार साहब के अंदर सवाई सिंह को जो सरकार है कि उन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई किया और डार साहब को लेके आए, या 13 से 18 के दरमियान हमारी पॉलिसी बात ही बहुत अच्छी थी? एक सवाल। दूसरा सर छोटा सा मुख्य सा सवाल इसी तनाजुर में ये है कि क्या आपको डिस्क्वालीफाई करना किसी हेडक्वार्टर को सिग्नल देना था, कहीं आप किसी के ब्लू आइट थे, कोई आपको पसंद कर रहा था, कोई इस तरह की कोई बात थी? और सर इसी तनाजुर में तीसरा सवाल ये है कि अभी आपने बताया कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अखबार आते हैं जहां आप कभी ऊपर जा रहे होते हो कभी नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि हमारी जो मुआशी पॉलिसी है चूंकि वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, लैंडर्स के ऊपर, कि हमें कर्ज मिले और हम अपनी इकोनॉमी को चला सकें, और इस अरसे में कभी हम प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन रहे होते हैं तो जनाब हमें डॉलर्स आ रहे होते हैं, उस वक्त हमें मसले नहीं होते हैं। अदरवाइज अगर हम अपने मसल्स की थ्रू इकोनॉमी को रन करने की कोशिश करते हैं तो चाहे खान साहब की हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो, या कोई सी भी हुकूमत और हुकूमत हो, हमें सेम प्रॉब्लम हर दौर में रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो मुआशी पॉलिसियों के हवाले से किसी भी हुक्मरान तबके को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, वो इन प्रिंसिपल गलत होता है, क्योंकि उनके पास शायद उसके सिवा कोई चारा नहीं होता। 2 साल की हुकूमत होती है, 3 साल की हुकूमत होती है, गवर्नमेंट फैसले और सब फैसले नहीं कर पा रहे होते, शायद मौजूदा हुकूमत का मसला था कि वो शुरू से काम ही नहीं करते। जी ठीक है, अभी हेलो, ये जवाब देना, थोड़ा सा फिर पीछे चलो, फिर वापस आ जाएंगे। पहला सवाल आपका था कि मुझे क्यों हटाया, डार साहब को क्यों लेकर आए, तो वो तो उनका सवाब भी दे और जवाब आपको भी पता है, आप मुझसे क्यों करवा रहे हो, क्यों गुनाहगार करवा रहे हो, ठीक है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या मुझे बाजवा साहब की वजह से रखा था इसलिए हटाया, तो बाजवा साहब अगर नहीं चाहते या आर्मी नहीं चाहती तो मुझे लोग हटा सकते थे क्या वो लोग? और दूसरी बात याद रखना कि मैं जेल गया था और डार साहब नहीं गए थे, तो उसके अंदर फिर देख लेना, तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये किसी से प्रोग्राम करवाना, डॉक्टर दानिश से प्रोग्राम करवा के ये कह देना कि मिफ्ता तो आर्मी का आदमी, तो बड़ा आसान था, 5 महीने जेल में जाके दिखाओ पहले, ठीक है। और तीसरा आपका सवाल था कि सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो होती हैं वो अगर अमेरिका गवर्न करता है या ऐसी कोई चीज़ थी, राइट, यही सवाल था। हमें लोन्स मिलते हैं सर। हाँ भाई देखें, आप लोन लेने जाते हैं तो वो लोन देते हैं, किसी ने आके ज़बरदस्ती, IMF कभी भी खुद से नहीं आया है कि मुझसे लोन लो, वर्ल्ड बैंक खुद से नहीं आता कि मुझसे लोन लो। आप ऐसे बन जाओ कि लोन ना लेना पड़े, आप भी तो जाके जो है ना वो कर्ज की पीते हैं में और ख़ुद समझते हैं कि हाँ रंग लाएगी फाका मस्ती एक दिन, तो ये फाका मस्ती रंग तो नहीं लाएगी ना, आप ना ले लोन। मतलब इसमें आप किसी और को ब्लेम कैसे कर सकते हैं कि वो अमेरिका का उसमें कोई कंस्पिरेसी है या जापान की कंस्पिरेसी है या चीन का कसूर है, आप ना लेना लोन, आप एक्सपोर्ट कर लें। पूरे 22 करोड़ लोग मिलकर सिर्फ 30 बिलियन का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप ये तो सोचो, एक इंडस्ट्री टेक्सटाइल है, हम जितना भी उसको बुरा भला कह रहे हैं, एक इंडस्ट्री टेक्सटाइल है जो 20 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है, उसके अलावा कोई एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के अंदर भी थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन देखनी होगी ना, कि हमने एक सिस्टम बना रखा है जहाँ पे जो भी चीज़ होती है आप जो है वो आप ज़मीनों में पैसे डाल लो, अपना काला धन छुपा लो, आप ज़मीनों के अंदर स्पेकुलेशन कर लो। आप देख लें पिछले 20 साल के अंदर, अगर आपने 20 साल पहले पाकिस्तान में 50 करोड़ रुपए डाले होते अपने क्या बोलते हैं रियल एस्टेट में, तो उसमें आप ज़्यादा पैसे कमाते, या 50 करोड़ रुपए आपने इंडस्ट्री में डाले होते तो ज़्यादा पैसे कमाते। अगर हमेशा आंसर ये कि रियल एस्टेट में यू मेक मोर मनी, तो फिर क्यों आदमी इंडस्ट्री में डालेगा, और फिर अगर इंडस्ट्री में नहीं जाएगा तो फिर एक्सपोर्ट कैसे करेगा। सो हमने हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर भी तो आप एक मतलब नजरसानी करें। भाई वो माइक आबिद दे रहा है। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपसे 2 सवाल पूछने थे फिर में। जी फर्स्ट इज यू अलूडेड टू लैक ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो सवाल ये था कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में क्या हमें ऐसी कोई पॉलिसी डिवाइस करनी चाहिए कि हम रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट को डिस्करेज करें और फिनिश गुड्स की प्रोडक्ट को इनकरेज करें? बिकॉज एज अ फुटवेयर रिटेलर आई कैन टेल यू कि हर बार जब डीवैल्यूएशन होता है तो लेदर हमारे यहाँ से शॉर्ट हो जाता है, जबकि व्हेन वी डू बिजनेस विद चाइना आई कैन टेल यू हर बार जब युआन डीवैल्यू होता है तो वहाँ लेदर से फ्लैट कर देते हैं वो मार्केट को अपनी। तो जो प्रॉफिटियरिंग का ट्रेंड है, डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि हम रॉ मटेरियल्स की एक्सपोर्ट को डिस्करेज और मे बी फिनिश गुड्स की एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करें? सेकंड सवाल ये आपसे पूछना था पर्टेनिंग टू टियर 1 रिटेल। Do you think it's time to revisit this criteria based on which हमने define किया कौन tier 1 और कौन नहीं? Because I can tell you at the moment you are selecting the few businesses that are paying and telling them कि आप अपने product की demand restriction कर दें। Thank you जी। जी बहुत शुक्रिया दानिश भाई सवाल का।
ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है क्योंकि गरम गरम रोटियां आ रही हैं, मगर मेरे ख्याल से ये जायज़ डिस्टर्बेंस है, तो इनको किसी को मना नहीं करूँगा। लेकिन अगर बाकी हजरात थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें, वेटर्स अपना काम करते रहें, लेकिन बाकी हजरात अगर थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें तो फिर थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आबिद आप सबके पास आएगा, आबिद थोड़ा पीछे है लेकिन आप लोगों के पास आएगा। अभी तो न्यारी भी नहीं आई है, सबकी बारी आएगी, फिक्र ना करो। जी, आपने पहली बात करी थी, दूसरी बात आपने टियर 1 की बात करी। वो बड़ा आसान सवाल है कि टियर 1 पे एक तो इतना ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए कि इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर टियर 1 का रिटेलर जो है उससे आप 17% ले रहे हैं, उसके साथ में एक छोटी बेकरी है जो फ्री कर रही है, सेल टैक्स बगैर दे रही है, तो वो माल नहीं बेच सकेगा। तो अगर आपने टियर 1 का यही सिस्टम रखना है तो उसको 6-7% पे ले आओ तो कम से कम वो एब्जॉर्बेशन हो जाए। एक तो ये बात है। दूसरी आपने जो बात करी है कि क्या हमको डिस्करेज करना चाहिए रॉ मटेरियल का, तो भाई ये इस पे मैं डिसएग्री करता हूँ आपसे माजरत के साथ। अगर वैल्यू एडिशन वाला, देखें बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि उनका रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट ना हो। आप भी ये चाहते होंगे कि आपका रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट ना हो। तो अगर आप ज़्यादा एफिशिएंट हैं तो आप अपना रॉ मटेरियल ख़रीद लेंगे बनिस्बत इस पे कि एक चाइना का जो है वो लेदर ख़रीदे। आप क्यों नहीं ख़रीद लेते? आप जैकेट अच्छी बना के बेच लें और वो लेदर ख़रीद लें। हमारे पास यहाँ पे एक मेरा दोस्त बैठा है जो टेक्सटाइल का काम करता था, मुझे बोलता था कि एक रॉ मटेरियल इसका जो है वो सेकेंड हैंड पता नहीं कोई चीज़ जाती थी, उसको बैन कर दे। मैं तो क्यों बैन कर दूँ? ताकि वो उसको सस्ता मिल जाए। तो मैं इस चक्कर में नहीं हूँ कि किसी चीज़ को बैन करें। जो एक्सपोर्ट हो रहा है हो, जो हमारा वैल्यू एडिशन वाला है ठीक है, उसको आप थोड़ी सी रिबेट ज़्यादा दे दें, या वैल्यू एडिशन वाला है उसको थोड़ी सी आसानी कर दें, लेकिन वी शुड नॉट बैन द एक्सपोर्ट्स और डिस्करेज द एक्सपोर्ट्स ऑफ एनीथिंग। जो हो रहा है हो, अच्छे वैल्यू एडिशन वाले होंगे तो खुद ही वो यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद लेंगे। नेक्स्ट सवाल। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला सवाल ये है, सिंस यू आर फाइनेंस मिनिस्टर, तो जो हमारे मुल्क में करप्शन है या जो हम स्ट्रीट क्राइम्स देखते हैं या जो भी हम देखते हैं कि लोगों की बिलोंगिंग्स छीन जाती हैं, तो इसके लिए जो डिजिटल करेंसी है उसके लिए पाकिस्तान ने क्या सोचा? नॉट डिजिटल करेंसी, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, बट अगर हम अपने सिस्टम को फुली इलेक्ट्रॉनिक कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन किसको पैसे भिजवा रहा है, और अगर कोई चीज़ चोरी करके लेकर गया है तो वो किसको उसने बेची है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो है वो डिटेक्ट करना बहुत ईजी होती हैं और बहुत कंफर्टेबल होती हैं, वो आप आराम से उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। दूसरा, आपका जो रीइमेजिनेशन जो आपने सिलसिला शुरू किया है, उसके हवाले से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका डिजिटल प्लान क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया की जो है वो ऑनलाइन स्टडीज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, खासतौर पे कोविड के बाद। उनकी सारी डिग्रीज, सारी चीज़ें जो है वो क्रेडिट होती हैं और वो एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन आज भी हम पाकिस्तान में देखते हैं कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने अपने इश्तिहार में लिखा हुआ होता है कि ये बाहर से पढ़ा हुआ होना चाहिए या इसके इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होनी चाहिए, तभी इसको यहाँ पे जॉब मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। जबकि इसके बरक्स हम देखते हैं कि जो दुनिया के सबसे बड़े जायंट्स हैं, जिसमें गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, अमेज़न हो गया, ये सब जो है वो एक स्किल सर्टिफिकेशन पे जो कि कोर्स या रिवर्स या इन वेबसाइट से किया हुआ होता है, उनके बंदों को जो है वो एडमिशन दे रहे होते हैं, उनको जो है वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं एज अ कैंडिडेट। थैंक यू भाई साद, आपके सवालात से मुझे दो बातें समझ में एक बात समझ में तो पहली आ गई कि डिजिटल चीज़ों के बारे में आपकी सोच जो है मेरी सोच से बहुत ज़्यादा आगे है। लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि आबिद तुम ये ज़रा साद भाई का फ़ोन नंबर ले लो। जो दूसरा आपका सवाल था उसका जवाब मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप जब इसको फ़ोन नंबर दे देंगे तो आप जो कह रहे हैं ना कि हम री इमेजिनेशन में डिजिटल का क्या सोच रहे हैं, तो हम थोड़ी आपसे मदद लेंगे। आपके तो बालों से मुझे लग जाना चाहिए था कि इस आदमी को IT आता है। सो आई मीन वी आर लुकिंग फॉर पीपल टू हेल्प अस एंड मैं तो बिल्कुल, हालांकि मेरे दोस्त समझते हैं कि मैं अपने आप को अक्ल कुल समझता हूँ, लेकिन नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक आध ऐसी चीज़ होगी जो मुझे नहीं पता होगी। तो ये मजाक थी यार। वो जो भी इलेक्शन में करेंगे वो कर लेंगे और मतलब हो जाता है ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो PDM की ये सोच थी। जो दूसरी जो बात है ना, मैं आपको एक सच बताऊं, देखो पाकिस्तान में आज तक थोड़ी सी खामोशी अगर कर सकते हो लोग तो कर लें। अगर पाकिस्तान में आज तक कभी भी किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे नहीं करे टेन्योर, राइट, तो और लंबी हुकूमत चलती नहीं है, तो अगर एक मरतबा हुकूमत में आ गए, और ये मेरा एक PDM से थोड़ा सा वो था
कि मैं कह रहा था कि फ़ौरन मुश्किल फैसले कर लो, अप्रैल मई जून तक सारे फैसले निपटा देते और फिर अगर उसी राह पे चलते ना तो आज शायद आसानी हो जाती, मुझे यकीन है कि आसानी हो जाती। लेकिन सेकेंडली नहीं होती, समझ लो आसानी। तो 3 साल के लिए तो 3 साल के लिए अपोजिशन में चले जाओगे ना तो क्या मौत आ जाएगी। देखो मैं ये जो बात करता था वो सही बात करता मेरे ख्याल से कि एक पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एक पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो सब में पाकिस्तान पहले है ना। अगर पाकिस्तान की खातिर एक इलेक्शन हार जाओगे तो कौन सी मौत आ जाएगी। मतलब सीरियसली अगर हमारा सियासतदान या हुक्मरान कोई भी हो, फौजी हुक्मरान हो या कोई भी हुक्मरान हो, अगर ये चीज़ नहीं सोच सकते तो फिर ये हाल होता है। अगर अयूब खान साहब ये सोच लेते 1965 में और शायद वो बेईमानी ना करते और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इलेक्शन लड़ने देते तो शायद बांग्लादेश अलग नहीं होता। शायद क्या, मैं यकीन से कह सकता हूँ, ठीक है। तो वो अयूब खान की बेईमानी की वजह, उसके बाद जब मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीता आपने उसको भी हुकूमत नहीं दी। आपने उधर याया खान साहब को इस इलेक्शन फौज के जंग हारने के बाद भी उसको दूसरे दिन शौक था कि वो वजीर वो सदर बनता चलता रहे। वो तो फिर जनरल गुल हसन को लोगों ने कहा कि लोग आके मारेंगे तुमको, तब वो जाके गए। तो फौजियों ने भी गलती करी है, सियासतदानों ने भी गलती करी है। आपने तो गलतियां सबकी हुई हैं, अपोजिशन में भी हुई हैं और हुकूमत में भी हुई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये क्योंकि इस मुल्क में इतना बड़ी बात नहीं है, कोई 20-20 साल के तो सीरिया के अंदर 40 साल हाफिजुल असद रहे और उसका बेटा भी रहा, पूरा मुल्क डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन वो हुकूमत छोड़ के नहीं गया। यहाँ तो 3-4 साल की हुकूमत है यार, तो 3-4 साल और अपोजिशन में रह जाएंगे, क्या बड़ी बात है। सो अब भी मैं ये समझता हूँ कि आज अगर IMF आया हुआ है और बहुत मुश्किल फैसले करने को कह रहा है, लेकिन हुकूमत को करने चाहिए, हुकूमत को करने चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत के अंदर जो लोग आए हैं ये बड़े प्रिविलेज लोग हैं। अगर एक इलेक्शन हार जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे ना जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें, मेरी बात सुनें, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि 44 कम सिन बच्चे जो हैं वो पहले 4 हफ्ते में मर जाते हैं। ये 40 पाकिस्तान में ये 40 से बढ़ के 44 हो जाएंगे अगर आपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने दिया। जो अगर आपके आधे बच्चे आज स्कूल के बाहर हैं, मैं एक स्टेटिस्टिक और दे देता हूँ आपको, एंड दिस इज व्हाई आई विल टेल यू पाकिस्तान डजंट वर्क। 40% बच्चा पाकिस्तान में 5 साल की उम्र से छोटा बच्चा जो है वो स्टंटेड होता है। व्हाट डज स्टंटेड मीन? आई वांट टू टेल यू व्हाट स्टंटेड मीन्स। इफ योर हाइट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर एज, अगर आपकी कद जो है वो आपकी उम्र के बराबर नहीं है, यानी कि आपकी उम्र 5 साल की है और आपका कद इतना होना चाहिए लेकिन कद इतना है, तो आप स्टंटेड हैं। और वो क्यों होता है कद आपका कम? क्योंकि सारी ज़िंदगी आपको खाना कम मिला होता है, आपको नरिशमेंट कम मिली होती है, तो आपका कद कम हो जाता है। इसको स्टंटेड कहते हैं। वो मेंटली भी पीछे रह जाता है बच्चा, वो ज़िंदगी भर पीछे रहेगा बच्चा। कभी भी आप उसको पढ़ा के साइंटिस्ट नहीं बना सकते क्योंकि वो मेंटली स्टंटेड है। 40% बच्चा पाकिस्तान में स्टंटेड है, बट दैट्स नॉट इनफ। 17.7% बच्चा जो है वो पाकिस्तान में वेस्टेड है। व्हाट इज वेस्टेड? वेस्टेड इज जिस बच्चे की हाइट तो सही है उसकी उम्र के बराबर, लेकिन उसका वजन कम हो उसकी हाइट के हिसाब से। और वो क्यों होता है? क्योंकि पिछले साल उसको खाना नहीं मिला होता है। यानी कि 4 साल की उम्र तक तो उसको खाना मिल गया, लेकिन 5वीं साल की उम्र में इसको खुराक कम मिली है। पूरा सोचो कि 1 साल से बच्चे को खुराक कितनी कम मिली कि उसका वजन कम हो गया। 17.7% बच्चे वेस्टेड हैं। अभी जो सिंध और बलूचिस्तान में फ्लड्स आए और वेस्टेड की परसेंटेज बढ़ जाएगी। ये हो गया आपका 57.7% बच्चा। अभी आगे चलते हैं। 26% बच्चा इसके अलावा मेल नूरिश्ड है। आपका टोटल 86% बच्चा जो है वो अंडर नूरिश्ड है पाकिस्तान में। 86% बच्चा अंडर नूरिश्ड है। इसका मतलब करोड़ों बच्चे अगर अंडर नूरिश्ड हैं, इसका मतलब है कि आज रात को भी लाखों बच्चे जो है वो भूखा सोएंगे। ये पाकिस्तान है जिसके अंदर लाखों बच्चा, आज 10 लाख लड़का, 10 लाख लड़की, 10 लाख बच्चियां और बच्चे हमारे कम से कम भूखे सोएंगे आज रात को। ये पाकिस्तान की हकीकत है, ये पाकिस्तान की गवर्नेंस है। इसलिए हम रीइमेजिन कर रहे हैं पाकिस्तान को, बिकॉज दिस पाकिस्तान इज नॉट वर्किंग फॉर पाकिस्तानीज। मेरा नाम जैद है सर। फाइनेंस की तो बहुत बातें हो गई। एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, इससे पूछूंगा आपसे। आप खुद कराची हाइट है, कराची में रहते हैं आप फाइनेंस मिनिस्टर 2 दफा बन चुके हैं, इंशाल्लाह बनेंगे, आगे भी आपको और पोस्ट मिलेगी। लेकिन सर आप ये देखिए, मेंटली और फिजिकली तो हम कराची वाले पागल है। ये जो रोडें और इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, इसके लिए हम क्या करें सर?
आप ये देखिए कि हम लोग कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं और हमें उसके बदले क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। अभी दफा सर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से पहले प्लानिंग और कोई और मिनिस्ट्री लिएगा 1 महीने के लिए, कराची के लिए कुछ कर दिएगा, हम आपके साथ देखिए एहसान हो, तो आप इन्हीं रोडों से गुजर के आए अभी आप वहां से गाड़ी खड़ी कर लीजिए, टूटी रोड पर बढ़ेगा सर, ये हैदराबाद में पोस्ट इलाका है और ये ऐसा अभी नहीं है सर, 10 सालों से ऐसा है, जब से पैदा हुआ जब से ऐसा है। तो आपकी मेहरबानी सर, आपकी कराची के लिए भी कुछ करिएगा, उसके बाद इस्लामाबाद जाके रहिएगा। देखो ये भाई कह रहे हैं कि ये 10 सालों से ऐसा है, जब से पैदा हुए हैं ऐसा है, हिसाब में तो ये पक्का नहीं है। अच्छा देखिए मैं आपको ऐसे बताऊंगी, ये आलमगीर रोड है ना, ये इसका नेक्स्ट बादराबाद, इसके बाद के बाद वाली बादराबाद की चौरंगी, ठीक है, ठीक है, तीसरी चौरंगी, ठीक है। उसके पहले एक अंबर सिनेमा होता था, अंबर सिनेमा के पास एक शरफाबाद क्लब होता था। किसी ने देखा शरफाबाद क्लब? मैं पैदा हुआ था, मैं 2-3 साल की उम्र से शरफाबाद क्लब की उम्र में रहता हूँ। उससे पहले, उसके बाद मैं नेशनल आलमगीर रोड के उस कोने पे हुसैनी सोसाइटी में रहता था। अब भी मैं इसी एरिया में KDA में रहता हूँ, ठीक है। तो मैं सारी ज़िंदगी इस एरिया में रहा हूँ। सो कराची इज़ माई फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड, ये इसमें कोई बहस नहीं है। और मैं ये जितनी मतलब आप रोड की बात कर सकते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर सकते हैं। हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि अगर आप एक पुलिस वालों के मसले कराची में देख लें, कराची के साथ तो बहुत जुल्म किया गया है। लेकिन आप एक बात ये सोचें कि ये क्यों हो रहा है। एक बड़ी मुश्किल से हमने 18वीं तरमीम अब मंजूर करवाई 2010 में, जिसके तहत सूबे को पैसे दे दिए गए और सूबों के पास इतने पैसे हैं कि सूबों के पास सरप्लसेस होते हैं, उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। पिछले 10 सालों में सूबों की पेरोल 500% बढ़ी है, 500%। तो अब अगर सूबा पैसे नहीं लगाए तो उसका एक हल ये है कि आप डायरेक्ट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दें। जब तक लोकल गवर्नमेंट एम्पावर्ड नहीं होगी, जब तक आपका काम नहीं होगा। जो आपका MNA या MPA या यूनियन काउंसिल का चेयरमैन अगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो क्या कर सकता है। सो व्हाट यू रियली नाउ नीड टू डू इज टू थिंक अबाउट एक मेक श्योर कि कराची को, और नॉट जस्ट कराची, पूरे पाकिस्तान में ये मसला जो है ना, कराची को बिल्कुल कराची में ये मसला है। लेकिन अभी हम कोयटा गए थे तो कोयटा में कोयटा वाले रो रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे बलोच भी परेशान है, पश्तून भी परेशान है, जिसको सेटलर बोलते हैं, जो पंजाबी कम्युनिटी जो 100 साल से रह रही है लेकिन अभी तक चारों को सेटलर बोला जाता है, वो सब परेशान है। रहीम यार खान साउथ पंजाब वाले परेशान हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर कर दें और वहाँ पर अगर हर डिस्ट्रिक्ट का एक इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर हो और उसके पास डायरेक्ट बजट हो। और मैंने ये लिखा है अपने मजमून में डॉन के अंदर कि जो वफाक पैसे देती है सूबों के, वो सूबों को ना दे, वो डायरेक्ट दे डिस्ट्रिक्ट को पैसे, तब जाके ये रोड अच्छे बनेंगे। उससे पहले जो है वो चेहरे बदलते रहेंगे और यहाँ पे तो चेहरे भी नहीं बदलते और कुछ नहीं होगा। जी न्यारी कैसी है वैसे बात हो? सही ठीक है, नहीं अच्छी है, नहीं अच्छा। इसके बाद हम और ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, और जगह हजरत आपके पास आएगा, आप वो देखो आपके पास भी आएंगे। ये इस महीने में सर की बर्थडे 18 तारीख को, सर को लिए तालियां बजा दो। जी मेरा नाम अजीम उलवानी है। पिछले 8-10 महीनों से जो नेगेटिविटी चल रही है, बहुत मायूसी की फिजा है। हर न्यूज चैनल को उठा के देखें, हर बंदा बोल रहा है कि डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया। और हमने रुपये की वैल्यू भी काफी इरोड होते देखी। तो जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है वो आप अपनी सोशल गैदरिंग्स के अंदर बैठते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, हर बंदा यही कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान से बाहर चले। तो मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट इस ब्रेन ड्रेन को स्टॉप करने के लिए क्या मेजर्स ले रही है, क्या स्टेप्स ले रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अब हम जिस लेवल के ऊपर आके खड़े हो गए, हमारे रिजल्ट्स आई बलीव लास्ट जो स्टेट बैंक का नंबर आया था 3.09 बिलियन रह गए हैं। आप मुझे बताएं कि अब अगर गवर्नमेंट फैसले कर भी लेती है और IMF प्रोग्राम रिज्यूम हो भी जाता है, तो बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर अगले 12 महीने आप किस तरह से जाते हैं? क्या नाम बताया आपने? अजीम दिलवानी। अजीम, मेरे तो दोस्त इतने पढ़े लिखे हैं नहीं तो कहीं जाते नहीं है बाहर। ठीक है, लेकिन ये बात आपकी दोनों बातें जो है ना वो बहुत दुरुस्त है। पहली वाली बात जो आपने कही कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है और अब कुछ ज़्यादा तेज़ हो गया है क्योंकि रिसेशन में मायूसी ज़्यादा होती है। हर रिसेशन में ऐसा होता है, ये रिसेशन में कुछ ज़्यादा मायूसी हो गई है। और अगर सारे पढ़े लिखे लोग बाहर चले जाएंगे तो फिर पीछे कौन रह जाएगा? थोड़ा अगर खामोशी एक मरतबा, फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आबिद आएगा सबके पास। अब ये कि आबिद, एक तो हम ये भी कर सकते हैं कि बिडिंग करा सकते हैं, जो ज़्यादा पैसे देना है उससे पहले सवाल कर लें। लेकिन करना है तुम्हें सवाल?
लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत को कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, जिनको आप इन बच्चों को इनेबलिंग एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चे यहाँ ठहरेंगे ना। आप वरना कैसे रोक सकते हैं? अगर सारे आपके डॉक्टर्स यहाँ से चले जाते हैं, सारे आपके इंजीनियर्स यहाँ से चले जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म में आपको एक फ़ायदा हो जाता है कि इस वक्त आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है जॉब्स ढूंढने का। लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान है, क्योंकि जो पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे वो तो यही बच्चे हैं ना, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टीचर्स हैं। अगर ये सब चले जाएंगे तो पीछे कौन रह जाएगा? एंड फिर पीछे अगर सिर्फ बूढ़े लोग रह जाएंगे तो फिर यू डोंट रियली वांट देम। So what the government needs to do is to bring in an economic change, enabling environment so that these kids can stay here and thrive and do well economically. That's the thing to do. अब जो दूसरी आपने बात की है, वो बात शुरू में मैंने की थी अपनी गुफ्तगू में, कि अब हम जिस नैश पे पहुंच गए। देखो, जब अगस्त के अंदर हमने IMF से बात कर ली थी और पैसे आ गए थे सितंबर में, तो हमको उस वक्त डिफॉल्ट का रिस्क खत्म हो गया था। लेकिन फिर अचानक एक फ्लड्स आ गए। जब फ्लड्स आ गए तो थोड़ा सा फिर पीछे हट गए। उसके बाद ये जो 4 महीने हमने IMF से आंख मचोली खेली है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक तो हम नीचे पड़े आ गए, डॉलर के अंदर कमी हो गई, इंपोर्ट्स की कमी हो गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये सारे मसलों के बाद अब क्या फ़ौरन बेहतरी आएगी? तो उसका जवाब नहीं है। कुछ अरसे तक तो बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन गवर्नमेंट नाउ रियली हैव टू रीथिंक। अगर हम इसी तरह मुल्क को चलाते रहे जिस तरह अभी मुल्क को चला रहे हैं, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि वी हैव टू एक्सपोर्ट मोर, वी हैव टू। मैं आपको एक मिसाल अगेन दे देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 17% बिजली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खो जाती है और हम 10% बिल नहीं ले सकते। और हम दुनिया की अच्छी इफ़िशेंट हमारी जनरेशन है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इनएफिशिएंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये जब तक आप प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, जब तक ये प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, आप लोगों तक इसकी इफ़िशेंसी नहीं पहुंचा सकेंगे। आपका मुल्क एफिशिएंट नहीं होगा जब तक कि ये चीज़ें एफिशिएंट नहीं हो। आपका बिजनेस एफिशिएंट नहीं होगा, आपका एक्सपोर्ट एफिशिएंट नहीं होगा अगर बिजली सस्ती नहीं होगी। तो हमको अब निष्कारी की तरफ जाना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और इसके अंदर थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत लेनी पड़ेगी कि हर आदमी के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम ना लगाया जाए। बस करें और हैं, बस ख़त्म करें, ठीक है। आखिरी सवाल, हाँ जी जी इंशाल्लाह, जी ज़रूर। कि किसी को कि कोई बुक्स या कोई ऐसी न्यूज़पेपर जिससे हम इसमें एजुकेट हो सकें, क्योंकि सर हमें तो पता ही महंगा ऐसे चलता है कि कोकोमो में जब सर 2 आते हैं 5 रुपए पैकेट में, तो हमें सब महंगाई का पता चलता है कि अब महंगाई हो गई है। तो सर अरे में प्लीज थोड़ा आगे। बेटा डॉक्टर बन रहे हो, कितनी फीस लोगे? हाँ नहीं, मुझे जब मतलब कि तुमने 1000 रुपए से फीस से स्टार्ट किया है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहेगी तुम फीस बढ़ाते रहोगे ना। हमारा मसला ये कि कोकोमो के वो 5 रुपए का एक बाइन गॉरियर है। अब हम क्या करें? अगर आटा महंगा हो जाए, चीनी महंगी हो जाए, तो हम क्या करें? तो इसलिए हमको ये महंगा करना पड़ता है। लेकिन देखो मैं देखो, अब पाकिस्तान में आज इन्होंने विकीपीडिया जो है वो बैन कर दिया। यार इनकी अकल मर गई है ईमान से। मतलब मैं अब क्या बोलूँ, मतलब ये गवर्नमेंट है कि जिसने विकीपीडिया बैन कर दिया हो। मतलब अगर विकीपीडिया पे इनको लग रहा है कि 4-5 पेजेस ब्लास्फेमी वाले थे, वो विकीपीडिया को बताया भी नहीं कि कौन से पेजेस थे, तो भाई यहाँ से ब्लॉक कर दो उन पेजेस को। और कौन जा रहा है उन पेजेस पे? आपने पूरे विकीपीडिया को ब्लॉक कर दिया। मुझे तो अब डर लगा है किसी दिन गूगल ब्लॉक ना कर दें। सीरियसली मतलब है कि सारी गूगलिंग ही खत्म हो जाएगी। सो दिस इज लेकिन देयर आर मैनी बुक्स। आई मीन आई डोंट नो कि कौन सी आपको किस टाइप की अगर आपको बुक पढ़नी है, लेकिन मैं आजकल ये जो एक बुक मैंने पढ़ी है उसका नाम है गैम्बलिंग ऑन डेवलपमेंट, जिसके अंदर ये बताते हैं कि किस किस्म से, जैसे कोई मुल्क हैं, इथियोपिया डेवलप कर गया, बांग्लादेश डेवलप कर गया, लेकिन कॉन्गो डेवलप नहीं कर गया, हम डेवलप नहीं कर गए, तो कौन मुल्क डेवलप क्यों नहीं हुआ, और जो मुल्क डेवलप हो गया वो कैसे हो गया? तो गैम्बलिंग ऑन डेवलपमेंट, दैट्स अ गुड बुक। जी हजरत जी इनके पास जाओ यार, एक मिनट। मौली इन लोगों से ईमेल एड्रेस वगैरह तो लो, सबके ले लिए, सबके। हाँ व्हाट्सएप में जी जी खाना हम नहीं खाएंगे। वेलकम जी। मेरा नाम आरिफ नदीम ज़ैदी है जी जी खड़े हैं। प्रोफेशन तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ से। अकाउंटेंट सर यहाँ पे आपने देख लिया ना कि मशहूर नहीं है।
लेकिन जो रिटायर हुआ हूँ तो मैं HR की फ्रेटर्निटी से हूँ। जी जी। HR और इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कंसल्टेंट हूँ। ठीक, ये छोटा सा तारुफ है। सर, आप जो काम कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं कि जनरल पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस चौराहे पे खड़ा हुआ है। मेरी जाती राय है कि एक चीज जो हमने मिस कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में, सारे प्रोग्राम आपके देख रहा हूँ यूट्यूब पे, कि जुडिशरी को आपने अभी तक इंटरकेट नहीं किया है। जब आप ये अपना रीइमेजिंग पाकिस्तान का विजन ले रहे हैं और वंस आपकी जुडिशरी ठीक हो जाए तो मैं नहीं समझ सकता कि आपको कोई इश्यूज आए। इसकी जीती जाती मिसाल हिटलर की है कि जब वो जंग से फारिग हुआ तो बहुत लोग परेशान थे और बहुत लोग उससे घबरा गए थे। उसने कहा कि देखो कोई घबराने की बात नहीं है, ये बताओ कि अदालतें हमारी काम कर रही हैं या नहीं। लोगों ने कहा कि हाँ जी कर रही है। मैंने कहा कि सोचो आराम से, ठीक है। जुडिशरी का सर मसला ये है कि जब तक कि आपकी ये चीज सही नहीं होगी, वो स्टील मिल कब हम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, किस तरीके से उसको रिवैम्प कर दिया, उठा करके पूरा बिड़ा करके चले गए वो इफ्तिखार चौधरी साहब। ठीक, मेरी जाती राय है कि आप अपने इस प्रोग्राम के अंदर जुडिशरी रिफॉर्म्स के ऊपर जरूर रखें। जी आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपकी बात जो है वो एक तो बेहतरीन सजेशन है, और जो मैंने बात की थी एक मिसाल पे कि जब हम राउंड टेबल करेंगे तो उसमें जुडिशरी ज़रूर होनी चाहिए। देखें, हम आहिस्ते आहिस्ते एक क्रेसेंडो बिल्ड कर रहे हैं। हमें भी समझ आती है कि आर्मी का इंटरेस्ट पाकिस्तान में बहुत है सियासत में, जो कि नेगेटिव है। मैं ये समझता हूँ कि जो हम आर्मी के ऊपर पैसे खर्च करते हैं वो उसका इतना कोई मसला नहीं है। 2.5% ऑफ GDP खर्च करते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो इन्फ्लुएंस उनका अदरवाइज सियासत में होता है, जुडिशरी पे है, मीडिया पे, वो सही नहीं है। इसी तरह आप जानते हैं कि जुडिशरी जिस किस्म के फैसले करती है पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत पे, और अभी जो 2-3 पलटे खा लिए आगे पीछे हायर जुडिशरी पे, और लोअर जुडिशरी का तो अल्लाह ही हाल, उनका तो हाल ही आवाई के आवा टेढ़ा है। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे इसको बिल्ड करेंगे, अब पहली हमने जो कोयटा में बात करी तो वहाँ पे वो बात कर रहे थे गवादर हक दो तहरीक वाले के गवादर में पानी नहीं है, तो उसका भी हक है वो बात करने का। जब पेशावर में गए तो PTM वाले कुछ बात कर रहे थे। कराची में आएंगे हम लोकल हुकूमत के ऊपर बात करेंगे, इकानमी के ऊपर बात करेंगे। फिर हम लाहौर में भी जाएंगे, इस्लामाबाद में भी जाएंगे, शायद दीगर शहरों में भी जाएं। तो आहिस्ते आहिस्ते ये सारी बात करेंगे। और जुडिशरी की बात जो है वो आपकी बहुत ज़रूरी बात है। जुडिशरी का रिफॉर्म जो है वो इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि अगर आपने राइट्स को सही एलोकेट कर दिया और उसको सही इन्फोर्स कर दिया तो बाकी मसले खुद ब खुद आहिस्ते आहिस्ते सॉल्व हो जाएंगे। जी प्लीज, बहुत शुक्रिया। आखिरी से लास्ट क्वेश्चन। My name is Herman Ali. जी Very short question. यहाँ पे मैंने देखा कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेहमानों की दावत हो रही थी और बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। हमने नक्शे पे डिस्कस किया तो वो यही डिस्कस किया कि हमें बनानी है इस मुल्क को चलाने के लिए। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। मेरे ख्याल से अगर सियासत से पालातर हो गए, इस सियासत को छोड़ के, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कराची की कम्युनिटी है, इंडस्ट्रीज भी यही कराची में है, यहाँ से ही तो एक्सपोर्ट्स होनी है। आप ऐसा इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? इस कराची से एक्सपोर्ट करनी है ना हमने, कोई अफगानिस्तान से या लाड़काना से या शिकारपुर से तो एक्सपोर्ट नहीं होगी इस बेस में, अभी यहीं से शुरू होनी है। कोई ऐसा वर्किंग ग्रुप बने, यहाँ से एक्सपोर्ट करनी है, हमें मुल्क को उठाना है। जब कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है तो हमें भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करनी है। ये भी ऑनरशिप हमें ही लेनी चाहिए, ना कि निहारी खा के और हमें ऐसी डिस्कशन कर लें कि हम मुल्क को आगे चला लेंगे। मेरे ख्याल से सब हटके कुछ करना चाहिए। भाई मैंने तो अभी निहारी खाई भी नहीं है मगर आपकी बात देखिए, इसमें मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ी सी आपसे इख्तलाफ करता हूँ। ठीक है, ये कहना कि हमने सिर्फ कराची से एक्सपोर्ट करना है, ना कि लाड़काना से या शिकारपुर से या किसी और जगह से, ये बात मुनासिब नहीं है। हमने कराची से बिल्कुल एक्सपोर्ट करना है, हमने कराची के अंदर उनकी सड़कें बेहतर तामीर करनी है, कराची को हक देना है, लेकिन हमने किसी का हक खुदा न खास्ता छीनना नहीं है। हमने पूरे पाकिस्तान को इस काबिल बनाना है कि एक्सपोर्ट करें। जो मैं कोयटा के अंदर जब खड़ा हुआ था तो कोयटा में ये बड़ी बात हो रही थी और वो बड़े बार बलोच बच्चों के हक मांग रहे थे और सही मांग रहे थे।
और उन्होंने कहा हमको सिर्फ 400 अरब रुपए देते हैं। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा समझ कर लो, सपोज कि तुमको 400 अरब रुपए नहीं 500 अरब रुपए मिलते हो, तो क्या मैयार हो जाएगा तालीम का ठीक? क्या 80% स्कूलें तुम्हारी बंद नहीं पड़ी हुई हैं? तो कभी कभी हमको ये भी देखना है कि अगर दही सिंध के अंदर कोई नौकरी नहीं हो, कोई कारोबार नहीं है, तो वो आदमी अपनी बच्चों की कैसे कफालत करेगा? तो हमको पाकिस्तान भर के अंदर सनतों का जाल लगाना है, सिर्फ एक शहर में जाल नहीं लगाना। हमको पाकिस्तान भर के अंदर गांव देहात हर जगह पे रहना है। जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था ना कि 40% बच्चे स्टंटेड हैं, तो कराची में बिल्कुल हैं, औरंगी टाउन और ऐसे एरियाज में स्टंटेड है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है वो अंदरून सिंध के अंदर स्टंटेड हैं और दूसरे अंदरून साउथ पंजाब के अंदर है, KP के अंदर है। हमको वो सारे पाकिस्तानियों को लेकर आगे बढ़ना है। हम फिर ये वापस ये एलीट कैप्चर के चक्कर में नहीं पड़ रहे कि ये जो है, ये जो बड़े बड़े सेठ साहिबान यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे दाएं हाथ पे बाएं हाथ पे, कि इनको ही सिर्फ मराद दे के आगे निकाल दें, ये नहीं है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये तो माशाल्लाह इतनी मराद खा चुके हैं कि किसी को इंतहा नहीं। मुझे आज फिर किसी ने पूछा ट्विटर पे एक और एमनेस्टी दे दें, मैंने कहा कितनी मरतबा एमनेस्टी देंगे यार, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। इन कराची को उसका बिल्कुल हक मिलना चाहिए, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो हर पाकिस्तानी को आगे लेके चलना पड़ेगा और हर पाकिस्तानी को लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। जी आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल नहीं इनसे, अच्छा उनसे भी आ जाएंगे। जी जी हजरत जी, मेरा नाम राहत हुसैन सिद्दीकी है। जी राहत साहब, मोहतरम मुख्तसर से सवाल है जी। आप माशाल्लाह से माहिर इक़्तिसादियात हैं। आपको मालूम होगा कि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की क्या हालत थी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया था। आखिर उसके वजीर खजाने ने ऐसा क्या किया? नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने निजकारी की बात की। आप जानते हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान रेलवे और PIA हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। तो आखिर आपने कहा कि इलेक्शन हारना कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर आखिर आप लोग स्टेप्स क्यों नहीं लेते? तीसरा छोटा सा सवाल है, बीबी मरियम ने अभी कल कहा है इसाक डार के बारे में कि इसाक डार साहब मजबूर है, IMF से इमरान साहब ने ये मुआहदे किए थे। तो जब आप वज़ीर खजाना थे तो उन्होंने बरसरे चर्चा आप पर तनकीद की थी और आबिद शेर अली और तलाल चौधरी ने भी की थी। क्यों, क्या डोमिसाइल का फर्क है? सिद्दीकी साहब, इज्जत देने वाला अल्लाह है और अल्लाह ताला ने फिर भी मेरी इज्जत रख ली ना। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरी जो आपने बात की है कि ये जो चीज़ें प्राइवेटाइज करने की हैं तो कर लेनी चाहिए। मैंने हर दौर में ये कहा है। मैंने एक ज़माने में ये कहा था कि जो PIA खरीदेगा उसको स्टील मिल फ्री दे देंगे, शायद उल्टा कह दिया था कि स्टील मिल खरीदेगा उसको PIA। उस पर वो हमारे PTI वाले दोस्त, पता नहीं जो बेचारे समझदार हैं या नहीं है, वो मुराद सईद साहब उस पर ट्वीट करते रहते थे। ओ भाई, उनकी नेगेटिव एक्विटी है, उनके कर्ज जो है वो उसके एहसासों से बहुत ज़्यादा है, कौन लेगा उसको? लेकिन बहरहाल मतलब ये कि समझ नासमझ के अंदर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ एलीट कैप्चर की, मैंने वज़ीर बनने से पहले भी बात करी है, वज़ीर होने के दौरान भी बात करी और अब भी बात कर रहा हूँ। तो मेरी बात तो वही कंसिस्टेंट है। आपने जो ये बात करी है जर्मनी के 39 से 45 में जंग हारने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के बाद, तो मुझे वो एक, अगर आपकी इजाज़त हो, आने के लोग मुझे बोलते हैं कि ज़्यादा लतीफ़े नहीं सुनाया कर, लेकिन मुझे ये बताना ज़रूरी है कि जब ये खालिस्तान बन रहा था, तो जब बनाने की कोशिश चल रही थी 1980 की दिहाई के अंदर, 70 और 80 की दिहाई में, तो वो सिखों की काउंसिल बैठी थी। उन्होंने सोचा कि यार ये मुल्क बना लेंगे खालिस्तान, तो चल सकेगा कि नहीं चल सकेगा। तो उन्होंने कहा यार मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का आसान तरीका ये है कि अमेरिका से जंग कर लेते हैं। देखो जर्मनी और जापान जंग हारे अमेरिका से और कितना आगे बढ़ गए। तो उसने कहा यार जंग तो कर लेते हैं अमेरिका से, अगर जीत गए तो फिर क्या होगा? सही है जी। जी सॉरी, आप एक मिनट इनके बाद जी इसके बाद आप। अब नारी तो मंगवा। आपके बयान से एक सवाल अखज़ कर रहा हूँ कि आपने कहा IMF ट्रस्ट डेफिसिट है, मिलता तो है और जैसे भी मिल के आता है वहाँ उसे हटा दिया जाता है। क्या इस गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट है, गोली लगड़ी कहूँ, कुछ भी कहूँ, क्या इस गवर्नमेंट के होते हुए कि IMF तैयार हो जाएगा या आप समझते हैं? इसीलिए एक सवाल आखिरी में आप यस और नो में जवाब देंगे
कि ये इलेक्शन अब ड्यू हो गए हैं या नहीं हुए? जी, ये मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि हुकूमत जो है ये IMF से डील कर लेगी। देखिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। पाकिस्तान में 20 करोड़ लोग हैं लेकिन 4 करोड़ बंदूकें भी हैं, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता कि हम खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करें। हमारे दोस्त तो नहीं चाहते, हमारे दुश्मन भी नहीं चाहते कि हम डिफ़ॉल्ट करें। तो ये हमारी मदद कर देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत तो अपनी मदद आप करें ना। एकदम हम अंधों की तरह ड्राइविंग करेंगे तो कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट करेंगे। तो कभी मतलब आँख खोल ले तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और अल्लाह खैर करेगा। दूसरा आपका सवाल था यस और नो का। यस और नो नहीं, ये अगस्त के अंदर मैं आपको चलो ये सोच लो कल इलेक्शन हो जाते हैं, इमरान खान आ जाता है, क्या हालात अच्छे हो जाएंगे पाकिस्तान के? अगर हालात अच्छे होने से तो फिर ये कहाँ पे क्यों पहुँचे? कोई भी आ जाता है सियासतदान, या कोई मिलिट्री आ जाती है, या कोई भी आ जाता है बाहर से, क्या हालात अच्छे हो जाएंगे? अभी तो ये कुछ अरसे तक हम चकडोल में बैठे हुए हैं, आप समझ लीजिए। तो कुछ अरसे तक तो ये हम कुछ अरसे तक इसमें घूमेंगे। ये भाई आप इधर आ जाइए आबिद के पास। आबिद आपके पास नहीं आ रहा, इसके बाद इनके बात कर लेना, आपसे भी सवाल होगा इसके बाद इनसे, आप इसके बाद। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीजुर रहमान है। सर, अभी आप बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारी नुमाइंदगी हो रही है, हम ही में से कोई बंदा बात कर रहे हैं। आप में से ही हूँ भाई, इधर पैदा हुआ हूँ। आपकी डेडिकेशन ऐसी है, लेकिन सर सवाल ये है कि जब आप साहिब इक़्तिदार थे या इमरान खान साहब जब वो साहिब इक़्तिदार थे, क्या उस कुर्सी पे बैठकर भी आपको हमारा दर्द ऐसे ही समझ आता है? हमें लग रहा होता है कि उस मिफ्ता इस्माइल साहब और आज के मिफ्ता इस्माइल साहब में ना बहुत फर्क है। क्या क्या जवाब दिया था? क्या जवाब दिया था मैंने? ये मुझे जवाब बता रहा है यार। मैंने बोलता कल जो जवाब दिया था वही से, मैंने कहा कल क्या दिया याद नहीं। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं जो एलीट कैप्चर की बात करता था ना, मैंने टेड टॉक करी थी इस्लामाबाद में। ये वज़ीर बनने से पहले भी करी थी, वज़ीर बनने के बाद भी करी थी। मैंने कभी आज तक अब हुकूमत की गाड़ी नहीं ली, मैंने हुकूमत का घर नहीं लिया, मैंने अपनी गाड़ी पे कभी झंडा नहीं लगाया, मेरी गाड़ी के पीछे कभी पुलिस की गाड़ी नहीं आई। और मतलब इससे ज़्यादा इनकिसारी मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब सीरियसली, मतलब मैं लेकिन अब मतलब सीरियसली, मतलब वज़ीर होने के बाद मेरी कोई तौर तरीका चेंज नहीं हुआ, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मैं सुबह आप देर से उठता हूँ तब जल्दी उठ जाता था, बस ये फ़र्क है जी। इनके पास तो आओ, इसके बाद इनके पास। मेरा नाम इब्राहिम है, मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूं, रिसेंटली मैंने स्कॉलरशिप मिली। कहाँ पढ़ते हो? CFA लेवल 1। अरे माशाल्लाह, लेवल 1 पे। सर मेरे से 2 सवाल है, एडवाइस पूछूंगा कि आपको क्या जरूरत पड़ी कि फिर मैं भी एक CFA का सवाल पूछूंगा। अच्छा मेरे से 2 सवाल है। आपको आपके आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप बार-बार स्पीचेस दे रहे हैं इसी तरीके से अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में? मैंने आपकी सारी स्पीचेस देखी हैं, क्यों मतलब कर रहे हैं? सच आप जाके अपना बिजनेस कोई कंटिन्यू करें, मतलब उसी को पढ़ाएं। सही बात। दूसरा सवाल ये है कि एज स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट मैं अगर चाहता हूं आपसे मिलना इंडिविजुअली कि सर मुझे आपसे मिलना है, उसका क्या तरीका? दैट्स इट। भाई, तुमको मेरे भाई ने भेजा है पहला सवाल पूछने के लिए, क्योंकि मेरा भाई मुझे रोज़ ये कहता है कि ये तुम काम छोड़ो और बिजनेस पे लगो, ठीक है। और आज तो सीरियसली मेरे दूसरे वाले भाई ने मकसूद भी बिठा के बोला है कि देखो, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं ये जितनी महंगाई अभी हो गई है ना, तो 5 रुपए की हम बबल गम बेच रहे हैं, उसमें भी हमको ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया है। तो मेरा भाई आज मुझे लेके बैठा है कि यार मिफ्ता थोड़ी तेरी मदद चाहिए बिज़नेस के अंदर। सो ये शायद आपको मेरे भाई ने ही भेजा हो। दूसरा सवाल है कि बेटा ये आबिद का नंबर ले लो, जिसको मुझसे मिलना है दोपहर के बाद कोई भी आदमी आ सकता है मुझसे मिलने के लिए। आबिद से नंबर ले लो, कोई मसला नहीं है। जो लोग मुझसे मिलने आते हैं वो क्या तो केक लेके आते हैं या मिठाई। मेरा नाम अहमद है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रहा हूँ। हाँ बेटा। सर मेरा सवाल ये है कि श्रीलंका का लिटरेसी रेट जो है वो 92% है, और उसके बावजूद भी उधर क्राइसिस क्यों है जब उनका लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है उनका? और सेकेंडली मेरा सवाल ये था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है हम लोग उसको जुडिशरी की तरह हम उसको अलग नहीं कर देते गवर्नमेंट से, क्योंकि आपने पहले भी फरमाया कि हम लोग जो फैसले लेते हैं वो कॉम्प्रोमाइज फैसले लेते हैं। आपने पहले भी बताया कि हम लोग जो फैसला लेना चाहते हैं तो उसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। समझिए, जुडिशरी की तरह क्यों नहीं ले सकते कि हम लोग उसमें ऑर्थोडॉक्स फैसले लें?
श्रीलंका आपकी बात दुरुस्त है कि 92 या 96% उसके अंदर लिटरेसी रेट है और बड़े अच्छे लोग भी होते हैं, मगर श्रीलंका की जो सबसे बड़ी कमाई थी ना, एक्सपोर्ट बहुत कम करते थे, चाय एक्सपोर्ट करते हैं, थोड़ी सी और चीज़ें एक्सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो श्रीलंका की सबसे बड़ी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग थी ना, वो टूरिज़्म थी, फॉरेन टूरिज़्म। कोविड के अंदर फॉरेन टूरिज़्म जब ख़त्म हो गया तो श्रीलंका को बहुत उसकी मार लगी। सो एक तो वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, बिकॉज आपकी टूरिज़्म ही ख़त्म हो गई, जब लोग ट्रैवल नहीं कर रहे तो श्रीलंका के पीछे रह गया। दूसरा, ये जो राजा पास्का साहब थे, ये एक भाई वज़ीर था, एक भाई सदर था, एक भाई वज़ीर आज़म था, एक भाई डिफेंस मिनिस्टर था, एक भाई फाइनेंस मिनिस्टर था। इन्होंने ये फैसला करा कि दुनिया में जितने का भी तेल हो, हम समझ रहे हैं कि $60 का तेल, $60 का, अगर $60 का ऑयल रहता इंटरनेशनल ब्रांड प्राइस तो श्रीलंका बैंकरप्ट नहीं होता। दे वर रनिंग द कंट्री एज इफ द ऑयल प्राइस फॉर $60। जब ऑयल प्राइस बढ़ गई, दे वर नॉट एबल टू पास इट ऑन, नॉर वर दे एबल टू मेक चेंजेस, तो फिर वो बैंकरप्सी की तरफ आ गए। हम भी जब आए थे तो उस वक्त ये था कि $70 का ऑयल रहेगा तो हम ठीक रहेंगे, उसके ऊपर गए तो फंस गए। तो यू हैव टू गो विद द वर्ल्ड, जो दुनिया कर रही है। श्रीलंका के अंदर एक दूसरा मसला ये था कि आप देखें कि पूरी दुनिया में आप जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, बार्सिलोना में चले जाएं, आप मलेशिया में चले जाएं, आप जब जाएंगे तो उधर स्क्वायर, उनका जो मेन स्क्वायर होगा, उसमें जो खिलौने बेच रहा होगा वो बंगाली होगा, ठीक है। पीछे एक आध पाकिस्तानी भी आपको उधर कहीं ना कहीं नज़र आएगा, ठीक है। आपको अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि इंडियन बंदे जो है वो IT कर रहे होते हैं, लेकिन आपको श्रीलंकन नज़र नहीं आते। श्रीलंकन जैसे फिलिपिनो मेड्स होती हैं, श्रीलंकन मेड्स भी इतनी नहीं होती हैं। श्रीलंका ने एक सिस्टम बना रखा है जिसमें बहुत ज़्यादा वो सब्सिडीज़ देते थे, बहुत लाइफ सस्ती कर दी थी उन्होंने लोगों के लिए। वो इतनी लाइफ सस्ती कर दी थी कि वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर ख़राब हो गए थे उनके। सो दे वर नॉट रियली वर्किंग हार्ड। मतलब श्रीलंका, आप श्रीलंका अगर कभी जाएँ तो हर 15 दिन बाद छुट्टी होती है, पोया डे होता है उनका। सो इट्स नॉट एन एफिशिएंटली रन इकोनॉमी। और उसके ऊपर जब इनको ये कोविड का शॉक लगा और ऑयल प्राइस का शॉक लगा, इसलिए बैंकरप्ट हो गए। दूसरी जो बात है आपकी, वो एकदम बेटा सियासत अगर इस पर नहीं करेंगे मईशत पे, तो फिर इस्लाम पे करेंगे सियासत। तो ये अच्छा है कि फाइनेंस डिवीजन जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में रहे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम काशिफ है। मेरा दो सवाल है आपसे। जी, पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है कि पाकिस्तान के बाद आप क्या समझते हैं 2033 में 10 साल के बाद हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे होंगे? आपका प्लान क्या है? सीधी सी बात है, मैं आई विल कम डायरेक्ट टू द पॉइंट। आप क्या समझते हैं कि 10 सालों में आपकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल से सेक्टर चेंज हो जाएगा या टेक्सटाइल में ग्रोथ हो जाएगी? अगर टेक्सटाइल में ग्रोथ करवानी है तो व्हाट आर यू डूइंग, और अगर सेक्टर चेंज करना है देन व्हाट आर वी डूइंग? द सेकंड क्वेश्चन इज कि इंपोर्ट बिल को कम करने का सबसे आसान तरीका ये नजर आता है आजकल के दौर में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ज़माना है। कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करके, और ख़ास तौर पे ये जो हमारी कंपनीज हैं टोयोटा, होंडा, सुजुकी और बाकी जो बहुत सारे हमारे इस वक्त प्लेयर्स आए हुए हैं, इनको फोर्स करें कि विद इन अ ईयर ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके आएँ। यस, हमारे पास शायद हम 100% कन्वर्जन ना कर सकें, लेकिन बड़े शहरों में तो कन्वर्जन पॉसिबल है। तो यहाँ से हम इंपोर्ट बिल क्यों नहीं कंट्रोल करते? आधा जो ऑयल बिल है वो तो हमारा डोमेस्टिक और कमर्शियल व्हीकल्स के यूज़ का है। थैंक यू। दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दे देता हूँ। पाकिस्तान में अगर रिन्यूएबल सोर्सेज से या हाइड्रो सोर्सेज से बिजली बन रही होती ना, तो बिजली की गाड़ियाँ लाने से फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि बिजली आप उनसे चार्ज कर लेते। लेकिन पाकिस्तान में तो बिजली भी फर्नेस ऑयल से या या LNG से बन रही है, तो वो आप जो है वो इम्पोर्टेड फ्यूल नहीं रोक रहे, क्योंकि वो तो आप मतलब बल्कि इनफैक्ट पहला वाला 60% एफिशिएंसी पे आ रहा है और दूसरा 35% एफिशिएंसी पे आ रहा है कंबस्चन इंजन। तो वो बहुत फ़ायदा नहीं है। और एक साल में पाकिस्तान भर की गाड़ियाँ चेंज करना आसान तो नहीं है। आप टोयोटा को फोर्स कर लें, टोयोटा मतलब अभी इस वक्त तो आप जो एग्जिस्टिंग प्लांट है वो बेचारे नहीं चला पा रहे, क्योंकि आपके पास इम्पोर्ट के पैसे नहीं है, तो आप कैसे कर सकेंगे? सो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं ये करना। जो दूसरी आपकी बात, जो पहली वाली आपकी बात थी, देखिए अगर 10 साल बाद भी आप टेक्सटाइल ही करते रहे और ख़ास तौर पे होम टेक्सटाइल ही करते रहे, जो कि इतनी वैल्यू एडिशन वाली चीज़ नहीं है, तो आप आहिस्ते आहिस्ते वर्ल्ड ट्रेड के अंदर कम होते रहेंगे। देखिए दुनिया का ट्रेड किस तरफ जा रहा होगा। अब लोग बात करते हैं डिजिटल की एंड IT सर्विसेज की, बैक ऑफिस ऑपरेशंस की। अब आप ये सोचें कि कितने पाकिस्तान में फॉरेनर्स आते हैं, कितना पाकिस्तान में फॉरेनर्स खुले घूम सकता है? नहीं हो सकता। लोग डरते हैं पाकिस्तान आते हुए। जब मैं छोटा था, और आरिफ साहब को भी पता होगा माज़रत के साथ, कि हर किस्म की फ़ॉरेन एयरलाइन कराची एयरपोर्ट पे आती थी। आज कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में इतनी फ़ॉरेन एयरलाइंस नहीं आती जितनी सिर्फ ढाके पे जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई यूरोपियन एयरलाइन नहीं आती है, कोई रात को अपना क्रू नहीं ठहराता है।
जो एमिरेट्स भी आती है तो अप एंड डाउन करती है। पाकिस्तान में जिस मुल्क में फॉरेनर नहीं आता है उस मुल्क में ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी ना एक्सपोर्ट उधर से हो सकेगा। उसके बाद आपका ये बैक ऑफिस ऑपरेशन क्यों नहीं हो सकता? इंडिया के अंदर इंडिया 4 गुना ज़्यादा महंगा है बैक ऑफिस ऑपरेशन देने में। पाकिस्तान में भी लड़के हैं जो कर सकते हैं, ये लो एंड का काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं आ रहा क्योंकि लोग डरते हैं इधर आते हुए, लोगों को इंश्योरेंस नहीं मिलता। जहाँ तक हाई एंड का आईटी एक्सपोर्ट है तो वो मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में। मैं आपको वेरी फ्रैंकली बता रहा हूँ कि हमारा बच्चे टैलेंटेड ज़रूर होंगे, पढ़े लिखे नहीं हैं। पहले 10 सालों में हिंदुस्तान के अंदर 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज बने हैं। ये पंडित नेहरू बना के गया है। पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ते में इनाग्रेट किया है, आई थिंक 51-52 में। हमने 7 वज़राए आज़म चेंज करे पहले 10 साल में। हम तो अब यहाँ पे सैलानी वाले से 3 महीने का डिप्लोमा लेकर आप समझ रहे हैं कि आप IIT के ग्रेजुएट से कम्पीट करेंगे तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अबे मंगवा ले खाना यार, खाना मंगवा। सर मेरा नाम शकील है और मैंने MBA मार्केटिंग किया हुआ है। अच्छा, मेरा सवाल बेसिकली सियासी है कि नवाज शरीफ की तकरीबन 3 दफ़ा हुकूमत आई है। तकरीबन नहीं, 3 का नंबर तकरीबन क्यों कर रहे हो यार? 3 तो है, मतलब 2300 मरतबा थोड़ी 3 मरतबा आई है। जी सर, 3 दफ़ा आई और एक पहली हुकूमत आई तो एयरपोर्ट बनाया, दूसरी हुकूमत आई तो जो है वो एटॉमिक पावर बनाया मुल्क को, ठीक है। तीसरी हुकूमत में भी जो है कराची को अमन दिया और कराची में जो है वो ग्रीन लाइन मेट्रो बनाई। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में हमारे नुमाइंदे नजर नहीं आए। मैं नाज़िमाबाद में रहता हूँ, नाज़िमाबाद से कोई नहीं खड़ा था, नॉर्थ नाज़िमाबाद से कोई नहीं खड़ा था। हालांकि 1997 में हमने नून लीग की कैंपेन की थी, हमने नवाज शरीफ मतलब हमने दोस्त मोहम्मद फैजी को जिताया और नेमतुल्लाह खान को हराया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम कहाँ रह गए? मतलब हम अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स को मार्केट नहीं कर पाए, क्यों नहीं किया? 97 में आपको पता ना कि MQM ने बाइकआउट किया था। देखिए सच्ची बात यह है, देखिए बात यह है कि हमने भी बड़ी कोशिश करी है नून को इधर आगे लाने की, लेकिन कराची के अंदर हमको बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पजीराई नहीं मिल सकी है जो मिलनी चाहिए थी। अब इसमें एक ट्रेजेडी ये थी कि लोगों को लाहौर देख के बोलते थे यार तुम लोग सारा लाहौर का काम कर रहे हो, विच इज़ ट्रू, बट द फैक्ट इज़ कि हम वहीं से इलेक्ट हुए थे ना, हम तो कराची में इलेक्ट ही नहीं हुए थे। आप अगर हमको सिंध हुकूमत जिता देते, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कसम से कि मुस्लिम लीग नून जो अगर सिंध के अंदर हुकूमत अगर इसकी आ जाती तो ये कराची में सीरियसली अच्छा काम कर देती। और नवाज़ शरीफ सचमुच ये चाहता था कि कराची में काम करे, और कराची में जो अमन लाने का काम था वो हम जैसे लोग थे जो मियाँ साहब को बोलते थे, लेकिन मियाँ साहब को ख़ुद भी ये बात समझ थी कि कराची के अंदर अगर अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं आपको एक बात ये बताऊं कि अगर फाटा में भी अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान तो पाकिस्तानी परसेप्शन होता है ना। इस वक्त जो है वो बड़ा मसला हो चुका है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, लेकिन जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला हम सुलझाएंगे नहीं, हमारा एक्सपोर्ट कभी भी सब्सटेंशियली आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद जी सर, जितने भी मसले अभी तक आपने गिनवाए हैं, हाई इंपोर्ट्स, मिलिट्री स्पेंडिंग, सर एक दफा डिफॉल्ट हो नहीं जाए, डिसिप्लिन आ जाएगा। अच्छा, ये आपने जो बात की ना, ये IMF के अंदर भी बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि एक मरतबा इनको डिफ़ॉल्ट करा दो तो ये थोड़ा इंसान के बच्चे बने। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। देखिए, अंडरस्टैंड, एंड आई वांट दिस पीपल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि चाइना ने हमको 30 बिलियन का लोन दे रखा है, लेकिन अफ्रीका में 300 बिलियन का लोन दे रखा है। पेरिस क्लब से हम सिर्फ 11 बिलियन का लोन है, लेकिन दुनिया भर में उनके अरबों रुपए के लोन है, अरबों डॉलर्स के। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट करते रहें, नहीं तो उनके बहुत सारे पैसे फंस जाएंगे। श्रीलंका को आज तकरीबन 8 महीने हो गए डिफ़ॉल्ट करे हुए, आज तक इनकी रीस्केजुलिंग नहीं हुई है। जो परेशानियां हमको डिफ़ॉल्ट की वजह से उठानी पड़ेंगी, जो रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर दुनिया हमारी जो बुरा हाल करेगी, वो बहुत मुश्किल है। बेहतर यही है कि हम कुछ ना कुछ करके डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करें, लेकिन अपने आप को कुछ ना कुछ तो संवार लेना। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी इंपोर्ट ड्यूटियाँ कम कर दें, और ताकि यहाँ पे माल बेचना इतना आसान ना हो, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहा था कि एक 5-10% टैक्स लगाना दो एडिशनल उन कंपनीज़ के ऊपर जो एक्सपोर्ट नहीं करती, ताकि एक्सपोर्ट करवाएं लोगों को ज़बरदस्ती। 1960 के अंदर 60 या 62 था, 60 की दिहाई में एनीवे, कोरिया में मार्शल लॉ आया तो जनरल पार्क आए थे उधर। उन्होंने सारे बिजनेसमैनों को बुला के एक होटल में बंद कर दिया और उनसे कहा कि बुक वैल्यू पे तुम्हारी कंपनी ख़रीद ली। सबसे कंपनियां लिखवा ली।
उसके बाद बोला मैं लूँगा नहीं तुम्हारी कंपनियाँ, मगर अगर तुम एक्सपोर्ट कर लोगे तो तुम अपनी कंपनी रख सकते हो, एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी टेक ओवर कर लूँगा। और सबसे एक्सपोर्ट कराया, यहाँ तक कि डेवू या हंडे, आई फिगेट वन ऑफ द, एक वहाँ पे थी उस वक्त चीपोल थी, उस डेवू, उससे उन्होंने कहा कि तुम, बोलते हम तो रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, बोलते रोड कंस्ट्रक्शन किसी और मुल्क में करो, और उनको फोर्स किया कि जो कि इंडोनेशिया में बिड करो, इंडोनेशिया में कंस्ट्रक्शन की वगैरह वगैरह। हमको अपनी कंपनीज को अब फोर्स करना पड़ेगा कि आप एक्सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट की तरफ जाए। एक मरतबा आप ये पैसे कमाने शुरू कर दें, फिर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन आप कर्ज ही लेते रहेंगे, कर्ज के ऊपर कर्ज लेते रहेंगे तो फिर ये फंसते रहेंगे। जी जी सर जी, मेरा सही सवाल था कि अपने एक्सटर्नल साइड को तो कवर कर लिया, जो हमारी फिस्कल साइड है उसमें आपका क्या व्यू है? हम कहते हैं कि 6-7% का फिस्कल डेफिसिट हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे और स्टेट बैंक जो है वो होमवर्क के थ्रू से डायरेक्टली फंड करता रहेगा। आपको नहीं लगता कि कुछ जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है जैसे एनएफसी अकाउंट है, उसमें प्रोमिसेस को रेवेन्यू के साथ साथ रिस्पांसिबिलिटीज भी करनी चाहिए, और पेंशन का हमारा जो एक स्ट्रक्चर है थोड़ा सा उसको सही होना चाहिए। इस तरह के इश्यूज जब तक सही नहीं होंगे तब तक हम अगर एक्सटर्नल कवर कर भी दें तो फिस्कल डेफिसिट तो हमारा वही बना रहेगा। तो हमें आबिद को बोलना बस करे यार, आबिद बस करे तो बस आखिरी भाई आपका बेस्ट सवाल है, मतलब सीरियसली वंडरफुल क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। ये बात देखिए, एक तो ये कि एक्सटर्नल साइड और फिस्कल साइड जुड़ी हुई भी होती है। अगर आप बजट डेफिसिट करते रहेंगे तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको एनएफसी अवार्ड को नीचे करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ओवर टाइम। पेंशन जो है वो खा जाएगी हुकूमत को, जिस तेज़ी से बढ़ रही है, तो पेंशन को आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। इस वक्त 13 डिग्रीज ऑफ पेंशन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक साहब जो पेंशन शुदा थे, अगर उनका इंतकाल हो जाता है तो उनकी बेवा को मिलेगा, ये हक बजाने है बात। उनका इंतकाल हो जाएगा तो उनके बच्चों को मिलेगा, उसके बाद उनकी बड़ी जो गैर शादीशुदा बेटी है उसको मिलेगा, उसके बाद वो उनके भाई को मिलेगा, उनकी वालदा को मिलेगा, उनके वालदैन को मिलेगा। 13 डिग्रीज ऑफ रिलेटिव हैं जिनको हम पेंशन दे रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा रिफॉर्म करना पड़ेगा कि कब तक पेंशन देंगे। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि आपने थोड़ा सा टैक्स बेस भी बढ़ाना है, थोड़े से अखराजात कम करने हैं, पेंशन वगैरह का रिफॉर्म्स करना है, एनएफसी अवार्ड को कम करना है, प्राइवेटाइजेशन करनी है, और बजट डेफिसिट जो है वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ से कम होना चाहिए। अगर आप 6% ग्रोथ कर रहे हैं तो बजट डेफिसिट 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आबिद भाई ख़त्म करो यार, आप इसके बाद चलो ये सवाल इनसे पूछवा लो, बस ख़त्म। सर मेरा नाम आतिफ है और मैं शुगर से चालू कर रहा हूँ जी, शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, ये आपसे पूछना है कि कब से हम कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ानी है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है शुगर की, वो आपसे पिछले 10 महीने से जवाब भी दे रहे हैं, आपको परसू कर रही है कि हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, $1 अरब $1.5 अरब आ सकता है पाकिस्तान में, लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिल रही। अब तो मिल गई है सर, लेकिन बिल्कुल पीनट्स के हिसाब से दी है, वो भी अभी तक 1 भी टन नहीं हो सकी क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज में, और लेकिन अच्छा खासा टन मिल गया। तो जब हमें डॉलर की भी जरूरत है तो हम शुगर को क्यों रोकना चाह रहे हैं मुल्क में, जबकि दूसरी चीज़ों को भी जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान पे से जीडीपी की क्या जरूरत है कि उसको रोक के रखना चाह रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो अभी आप जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे थे, तो जब आपकी लास्ट हुकूमत थी 2018-17 में, तो उसके बाद सब हालात बेस पे प्रोजेक्ट ला रहे थे, लेकिन वो अचानक से सबको रोक दिया और कहा कि बिजली की जरूरत है, जो कि 12 रुपए पे 20 साल तक बिजली दे रहे थे, तो उसको रोकने की क्या वजह थी? दूसरा सवाल का जवाब तो वो इमरान खान साहब की हुकूमत में रुका होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी हुकूमत में भी रुका है। लेकिन 12 रुपए की बिजली तो ठीक है, मेरे ख्याल से 12 सेंट की बिजली थी उस वक्त, US सेंट के अंदर थी, तो वो एक मसला था। जो पहला सवाल है, मैं तो इस हक में था कि शुगर की एक्सपोर्ट को खोल दें और जितनी एक्सपोर्ट करनी है खोल दें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये डर था कि अगर शुगर की एक्सपोर्ट खोल देंगे तो शुगर की प्राइसेस बहुत लोकल बढ़ जाएंगी, और हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ रही थी तो फिर शुगर की प्राइसेस ना बढ़ाएं। दूसरा इनका ये था कि क्योंकि इनके बेटों की शुगर की मिलें थी तो एक्सपोर्ट खोल देते तो फिर वो इल्ज़ाम आता कि तुमने शुगर वाले को मराद दे दी, तुमने शुगर वाले को मराद दे दी। और तीसरा ये कि ये शुगर वाले जो है वो अच्छे तो नहीं है ना यार। नहीं, लेकिन है 2 सवाल, चलो छोटे सवाल सर। सॉरी, मैं आपसे ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में पूछूंगा ना जिसको पूछना है पूछ दो। अच्छा, आपकी एक चीज हमेशा हमने देखा है
कि हमारे जो इंपोर्ट्स है ऑलमोस्ट 80 बिलियन तक है और हमारे एक्सपोर्ट्स जो है 30 बिलियन तक है, लेकिन आपने हमेशा अपनी इन चीजों पे एम्फसाइज किया है कि हमें अपने इंपोर्ट्स कम करने चाहिए। आवर इकोनॉमी इज टोटली इंपोर्ट डिपेंडेंट। आप एंड ऑब्वियसली हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए, लेकिन दिस कांट बी डन ओवरनाइट। इसके लिए आपके पास क्या इसका सॉल्यूशन है? कि आई एम श्योर दिस इज अ लॉन्ग साइकिल, इट्स गोना टेक एटलीस्ट 10 इयर्स आल्सो। इसके बाद आपके पास क्या इकदाम है? दूसरी चीज, a big chunk of our exports is textile. Textile plays a big role. इसमें कॉटन का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन सबने एक सवाल, किसी ने भी एग्रीकल्चर बेस्ड सवाल कोई किया है। कॉटन जो कि जब किसान ग्रो करता है तब कॉटन स्पिनिंग मिल में जाता है, स्पिनिंग से वीविंग एक्सेट्रा सब में जाता है, फिनिश प्रोडक्ट बनता है, निटिंग में जाता है, एक्सपोर्ट्स होते हैं। क्या हमने ना ही किसी गवर्नमेंट ने शुगर पे हमेशा एम्फसाइज किया है, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने भी कॉटन की ना किसी ने रिसर्च पे किसी ने एम्फसाइज किया है और ना ही इस पे कुछ किया है, और ना ही ग्रोअर को कोई रिलीफ मिला है एज सच। आज डीएपी, यूरिया, इन सब फर्टिलाइजर्स की प्राइसेस हैव गॉन आउट ऑफ द रूफ। क्या इसके लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि ग्रोअर विल इवेंचुअली बी आउट ऑफ द मार्केट। आप देख लें आज तो वैसे भी आप जी मैं थैंक यू वेरी मच। आई हैव टू से दिस कि जो अभी आपने भी सवाल पूछा था, आपने आपसे पहले आपने तो शुगर वाले को पूछा था जी हाँ वो कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि इतने देर तक सवाल जवाब चल रहे हो तो सवालों की क्वालिटी गिरती ना हो। तो क्वालिटी बढ़ रही है माशाल्लाह ईमान से। और ये जो आपकी बात थी ये भी दुरुस्त थी कि चीनी के एक्सपोर्ट बंद होने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन। नहीं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन। देखें मेरे एक 7 पिलर हैं डेवलपमेंट के, जिसमें एग्रीकल्चर एक है। और जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तो ये बात आई थी कि मॉन्सेंटो से कॉटन के जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो GMO सीड्स का बात करें। तो मैंने उसी दिन कह दिया तारिक बशीर चीमा साहब को कि $75 मिलियन मैं दे दूंगा, तुमको फिक्र ना करो, मैं जहाँ से भी ला के दे दूंगा। एंड PM वॉज वेरी हैप्पी कि मिफ्ता ने फ़ौरन हाँ कह दी। मैं कहा ये कर लो, यू नॉट मेकिंग मोर लैंड सो यू हैव टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, हमारी वीट के अंदर जो है वो हिंदुस्तान से वर्ल्ड एवरेज से और चीन से प्रोडक्शन कम है, राइस में कम है, एक्सेप्ट फॉर कॉर्न मेज जिसके अंदर वो रफान की वजह से या जो भी है हमारे सीड्स ठीक हैं, बाकी कम है। 15% तो हमारा गंदम सिर्फ हार्वेस्टिंग के अंदर से खो जाता है क्योंकि हमारे पास अच्छे हार्वेस्टर्स नहीं हैं। और अगर हम अच्छे अमरीकी जॉन डियर टाइप के हार्वेस्टर्स ले आएँ तो ये मसले ख़त्म हो जाएँ। वी नीड टू टॉक टू बेयर एंड मॉन्सेंटो एंड ऑल दोज पीपल टू गेट कॉटन राइट। अदरवाइज तो देखें पाकिस्तान और इंडिया की जब कॉटन की प्रोडक्शन बराबर थी 9 मिलियन बेल्स की, तो हमारी एक्सपोर्ट भी 9 बिलियंस की थी। अब उनकी 36 बिलियन की एक्सपोर्ट इसलिए हो गई है कि वो उनकी कॉटन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। सो आई टोटली एग्री विद दिस। जो आपने बात करी है DAP की 12,000-10,000 रुपये की बोरी हो गई है, फौजी बंद हो गया है मतलब बिकॉज ऑफ दिस। और पाकिस्तान में क्योंकि हम जो फर्टिलाइज़र को इतना सब्सिडाइज करते हैं तो नाइट्रेट बेस्ड नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइज़र हैं वो ओवर यूज़ होते हैं और वो फॉस्फोरस बेस वाले कम यूज़ होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको डायरेक्ट हुकूमत को फार्मर्स को सब्सिडीज देनी चाहिए एज अपोज टू कि फर्टिलाइज़र कंपनीज को दें। मगर ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब तक एग्रीकल्चर में हम एक नया रेवोल्यूशन नहीं लेके आते इंक्लूडिंग इन डेयरी एग्रीकल्चर तो ये कहीं पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए मैं आपको सच बताऊं, ये मेरी सोच ये नहीं कि इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, मेरी सोच ये कि हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। अभी तो इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है ना, यू हैव टू इंक्रीज योर एक्सपोर्ट्स। और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए यार सिलाई मशीन लगा के एक्सपोर्ट कर लो, पतलून सी के एक्सपोर्ट कर लो, जो भी करो कुछ ना कुछ करके कर लो, हर चीज़ एक्सपोर्ट हो सकती है। What is my solution? There is a simple solution. It's not a very popular solution, but it is the only solution that is left. Let the rupee go to wherever it goes. ठीक है? Money is still the best damn incentive in the world. अगर 270 का डॉलर है तो 270 का डॉलर है, आप उसको उंगली करेंगे आर्टिफिशियल रखेंगे तो नहीं चलेगा। आप 5 साल जो है वो रुपए को मार खाने दें थोड़ी सी डॉलर के सामने, 5 साल मार खाएगा। Your richest people should be your biggest exporters, which is what is in Bangladesh is. In Pakistan, the richest people are not your biggest exporters. The richest people are people who are selling fertilizers, the richest people who are making plots, land खरीद रहे हैं। पंजाब के अंदर यहाँ पे सिंध में तो थोड़ा सा मसला है for whatever reasons, but पंजाब में क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का इतना मसला नहीं है, other people can do it। हर बिजनेसमैन ने जो जिसके पास बड़ी शुगर मिल होती थी ना 50 एकड़ की, तो शुगर मिल हटाई है, 50 एकड़ के अंदर प्लॉटिंग करी और प्लॉट बेच दी।
तो पूरा टेक्सटाइल, आसन, अब्दाल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई. सो वी हैव टू गेट मनी आउट ऑफ रियल एस्टेट एंड इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. वो हम नहीं कर पा रहे. थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन है खत्म. थैंक यू.